नमस्ते एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वैद्य रंजीत नारंग प्राणाभिसर गुरुकुल परंपरा की तरफ से आप सभी को आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समय पे स्पोर्ट्स मेडिसिन या आयुर्वेद इन क्रीड़ा, मतलब जैसे कि हम देख पाते हैं क्रीड़ा आयुर्वेद एक ऐसा सेगमेंट जो कि आज के समय पे हम लोगों के लिए बहुत चार्मिंग सा विषय बना हुआ है, या इस तरफ लोग बड़ी निगाहों से देख रहे हैं। तो आइए ऐसे आदरणीय वैद्य, आदरणीय डॉक्टर श्री प्रसाद बावड़ीकर सर हमारे बीच हैं। मैं सर का स्वागत करता हूं और आप सबको, हमारे इस प्राणाभिसर गुरुकुल परिवार को सर से मिलवाता हूं। सर का मैं जरूर यहाँ पे परिचय देना चाहूंगा आप सबको। आदरणीय डॉक्टर श्री प्रसाद बावड़ीकर सर का बीएमएस पुणे से पीएचडी तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से के साथ ही सर ने बीए, एमए, एमफिल संस्कृत में करने के साथ ही डिप्लोमा इन योगा एंड आयुर्वेदा किया है तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से। सर अभी वर्तमान में पुणे में एज ए प्राइवेट प्रैक्टिस के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही एज ए इंडिपेंडेंट रिसर्चर, ना केवल इंडिपेंडेंट बल्कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें सर अपने एज अ हेड इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च, को इन्वेस्टिगेशन इन आयुष ऑफ प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड रिसर्च गाइड ऑफ पीएचडी, ऐसे अनेकों रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। ई लेक्चर्स ऑन आयुर्वेदा के रूप में भी सर का यूट्यूब चैनल है और सर इस माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसी के साथ कंसल्टेंसी के रूप में देखें तो एसोसिएट कंसल्टेंट मिडकॉन, जो कि जाना पहचाना नाम है पुणे, उसमें भी सर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और साथ ही रसायु कैंसर क्लिनिकल एंड रिसर्च सेंटर पुणे। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जहां तक हमारी नजरें जाएं वहां तक सर के किए गए कार्य हैं, तो ऐसे आदरणीय सर को हम यहाँ पे पुनः स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि सर आप अपने ज्ञान से हम सबको भी मार्गदर्शन करें। आदरणीय सर, प्लीज ओवर टू यू। नमस्ते। इतना व्यापक परिचय देने के कारण थोड़ा मुझे संकोच हो रहा है, पर अब उम्र का तकाजा ही ऐसा है कि ये सब सहना पड़ता है कभी कभी, और मनुष्य हूँ तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा गुदगुदी भी हो जाती है। अच्छा लगता है कोई अपनी स्वाभाविक प्रशंसा करता है। आज का विषय स्पोर्ट्स और आयुर्वेद, जिसमें बहुत वर्षों से मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, उसमें कुछ नए नए लोग जो अभी उतर रहे हैं उनके साथ बातचीत करने का एक सौभाग्य है। अच्छा लग रहा है और मुझे आनंद इस बात का है कि हमारे कॉलेज के ज़माने में हमारे ज्येष्ठ भ्राता रह चुके प्रोफेसर, अभी निवृत्त हो गए, विजय जाधव जी, जो खुद अपने आप में एक अच्छे एथलीट रह चुके हैं, वो भी आज जुड़ गए। कॉलेज में तो वो हमें सीनियर थे, लेकिन हमारा नाता पहले से ही भाई का रहा है। तो विजय जी, आपको भी एक नमस्कार, आप आए, अच्छा लगा। और दूसरी एक अच्छी बात मुझे लग रही है कि मेरे कुछ वर्ग मित्र हैं, वो भी इसमें जुड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का परिचय तो पहले हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है उनका थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहले ये देखते हैं ये स्पोर्ट्स आयुर्वेद है क्या। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है, क्योंकि अष्टांग आयुर्वेद तो हमने जाना है। अभी ये नया कौन से ये आ गया जिसको स्पोर्ट्स आयुर्वेद कहने लगे। तो ये कोई नई एक शाखा नहीं है, ये हमारी जितनी भी अष्टांग आयुर्वेद है उन्हीं का एक कुछ अलग विषय पर अलग परिप्रेक्ष्य से किया गया एक समन्वय है। तो जितने भी चरक सुश्रुत वाग्भट ने मार्गदर्शन किए हैं हमें, उस मार्गदर्शन का क्रीड़ा विषय पर एक थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्रीड़ा आयुर्वेद या स्पोर्ट्स आयुर्वेद। अब ये एक कालानुक्रम की एक व्यवस्था है।
जैसे कि हम जानते हैं, हमारा जितना भी वांग्मय है वो सब संहिता रूप में है। तो संहिता रूप का मतलब ही है कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आशय। तो हमें ये थोड़ा सा ऐसा आपातता एक कंट्रोवर्सी लगती है कि चरक संहिता की प्रतिज्ञा है यद यह अस्ति तद अन्यत्र, यद नेह अस्ति न तद क्वचित। यानी कि जो यहाँ कहा गया है वो अन्यत्र भी मिल सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं है वो कहा नहीं। अब हम यह सोचने लगे कि यहाँ पर ये क्रीड़ा का यहाँ पे वर्णन कहाँ है, तो नहीं है। पर हम और क्यों नहीं है, उसके कुछ स्वाभाविक कारण है। संहिता रूप में है तो उसकी एक स्वाभाविक मर्यादा है कि किस किस का विवरण करे, किस किस का ना करे। तो बाकी उन कारणों की चर्चा मैं नहीं करूंगा। हम सीधा विषय पर चलते हैं। तो क्रीड़ा आयुर्वेद का मतलब संक्षेप में क्या है? तो आयुर्वेदीय संहिता में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है, उन सब मार्गदर्शन का क्रीड़ा इस विषय पर ध्यान केंद्रित करना, और जैसे कि एक नया अंग हो। अष्टांग में अंग नहीं बोल सकते, हम उपांग कह सकते हैं कि अष्टांग आयुर्वेद का ही एक उपांग। इस विषय पर हम इसका ऐसा एक स्वरूप मान सकते हैं। यानी कि ये आयुर्वेद सूत्रों का ही, जैसे वाग्भट जी कहते हैं युगानुरूप संदर्भ, वैसे ही युगानुरूप संदर्भ किया गया हुआ एक अतिदेश है। अतिदेश तंत्र युक्ति है हमारी, जिसमें हम क्या करते हैं, या हेतु अर्थ भी कह सकते हैं। हेतु अर्थ है यह, यानी कि वहां जो कहा गया है, या तो व्यवहार कहा गया है या तो सूत्र कहे गए, उनका हमारे इस नए विषय के व्यवहार पर उनका उपयोजन। तो संक्षेप में क्रीड़ा आयुर्वेद क्या है? क्रीड़ा आयुर्वेद यह है कि आयुर्वेद में जितने सूत्र तथा व्यवहार है, उन सब व्यवहारों का तथा सूत्रों का क्रीड़ा विषय पर ध्यान केंद्रित करना। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, कि क्रीड़ा विषय की ऐतिहासिकता क्या है? तो अगर हम जरा देखें तो हमारे ग्रंथों में तो व्यायाम की एक एक कुछ व्याप्ति कही गई है, लेकिन क्रीड़ा विषय ये थोड़ा एक अलग विषय है। तो ये ऐतिहासिक काल से क्रीड़ा का एक अलग से जिक्र वैदिक संहिताओं में मिलता है, जिसमें मृगया है या अश्वारोहण है, नृत्य है या मुष्टि युद्ध है। ऐसे सब विषयों का वर्णन हमें वहां पे मिलता है। और एक थोड़ी सी अचरज की बात कह सकते हैं हम कि बलवर्धनार्थ औषधि की योजना का भी वर्णन हमें वैदिक काल में मिलता है। वैदिक काल से हम जरा आगे चले आए तो उपनिषदों में या रामायण में, महाभारतों में, पुराणों में भी एक इसका वर्णन मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हम क्रीड़ा युद्ध कह रहे हैं, वैसे ही एक अंग था धनुर्वेद। अभी धनुर्वेद में प्रायशः क्रीड़ा तथा व्यायाम, इन पर ज्यादा एक केंद्रित किया हुआ, वह आयुर्वेद की मूलभूत संहिताओं से ही उस पर ध्यान उनका आकर्षित किया है, केंद्रित किया गया। तो ये धनुर्वेद अलग वेद है। अब ये धनुर्वेद की प्रामाण्यता क्या है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जैसे पशु आयुर्वेद है, वृक्ष आयुर्वेद है, वैसे ही धनुर्वेद में एक तत्कालीन जो व्यायाम के साधन थे, क्रीड़ा के साधन थे, उनका स्वास्थ्य पर होने वाला परिणाम, उनके लिए
किए जाने वाले उपाय, इन सब का वर्णन इस धनुर्वेद में मिलता है। अगर आप में से किसी मराठी पढ़ने वालों को रुचि हो तो ग्रंथालय में देख लीजिए, एक व्यायाम ज्ञान कोश ऐसी एक उपलब्धि है। मुझे जितना याद आ रहा है उसमें 12 खंड उपलब्ध है। उसमें विस्तृत वर्णन मिलता है और जो पहला खंड है वो बड़ा ही अच्छा हमको एक पूरा का पूरा कैनवास दिखाता है, ये कितना विषय है। तो चलते हैं, अभी ये एक थोड़ा सा परिचय हो गया, अब चलते हैं आयुर्वेद की तरफ। अब आयुर्वेद में क्रीड़ा का जिक्र कहाँ आया है, तो हम देख सकते हैं कि हमें तो अब सब आप वैद्य है तो अर्धशक्तियां व्यायाम, काल के अनुसार व्यायाम, इस सब की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा, ये मेरा गृहित पक्ष है कि आप सबको मालूम है। पर एक थोड़ा एक बर्ड्स आई व्यू देखें तो हम देख सकते हैं कि आयुर्वेद ने व्यायाम हो या क्रीड़ा हो, उनका 2 स्तर पर विचार किया हुआ है। पहला जो स्तर है वो है स्वास्थ्य का रक्षण, पहला स्तर है स्वास्थ्य का रक्षण, और दूसरा जो स्तर है वो क्रीड़ा या व्यायाम का निदान या चिकित्सा के लिए उपयोजन। दूसरा स्तर है क्रीड़ा या व्यायाम का निदान या चिकित्सा में उपयोजन। अब इसका विस्तार थोड़ा आगे करूंगा मैं, तो थोड़ा सा एक पुनरावर्तन करते हैं। हमने देख लिया कि क्रीड़ा आयुर्वेद ये क्या है, तो ये कोई नई ब्रांच नहीं है, बल्कि एक हम इसको एक अंग का उपांग कह सकते हैं। और क्रीड़ा तथा व्यायाम का वर्णन आयुर्वेद में यद्यपि ऐसा साक्षात नहीं मिलता, क्योंकि संहिता है, बहुत सारे कारण है कि जिसके कारण हमें आयुर्वेद में पूरा का पूरा विवरण इस शास्त्र इसका नहीं मिलता। और ऐसे अनेक विषय है, जैसे कि सूर्य शास्त्र है, या वनस्पतियों के लिए आयुर्वेद या प्राणियों के लिए आयुर्वेद, उनका विवरण हमें आयुर्वेद संहिता में इतना पूरा मिलता नहीं। अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अम्ल पित्त का भी यथास्थित वर्णन चरका संहिता में नहीं है। अब हम अपेक्षा भी नहीं करेंगे, क्योंकि उस काल की, उस देश की कुछ मर्यादा थी। उस देश में तथा उस काल में जो भी कुछ प्रायोपयोगी था, प्रायिक था, उसका विवरण आयुर्वेद में किया है। एक बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है संहिताकारों ने, प्रायोपयोगी या प्रायिक। ऐसा आहार में भी हम देख सकते हैं कि जो प्रायिक था उस समय में या प्रायोपयोगी था, यार थोड़ी ये जो संज्ञा है समझ लेते हैं। प्रायोपयोगी यानी उस देश में या उस काल में जिसका उपयोजन बहुत पैमाने पर, बड़े व्यापक देश पर या छोटे देश पर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों पर असर पड़ता है, उसको कहते हैं प्रायिक। जैसे कि मुंबई वाले लोग जानते हैं, मुंबई वाले लोगों को लोकल ट्रेन जो है वो एक उनकी आयुष्य की अविभाज्य घटना है। कुछ भी काम करना है उनको, तो उनको देखना पड़ता है कि लोकल अवेलेबिलिटी है या नहीं, लोकल ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं। वैसे ही पुणे में अगर देख ले आप, तो पुणे में आपको कुछ भी करना है तो पार्किंग ये बड़ी एक समस्या हो गई है। अगर आपको कुछ भी कार्यक्रम करना है तो देखना पड़ता है कि उसका पार्किंग कहाँ पे है। तो ऐसे बहुत सारी घटना होती है, खाने की भी होती है। अगर अभी मेरे जहाँ क्लिनिक है वहां पे आप देख सकते हैं कि वैद्य है लगभग 20 की संख्या में। मेरी गली है जो 500 मीटर की भी नहीं है, उसमें 20 वैद्य लोग हैं, और कम से कम 50 खाने के दुकान है। ऐसे में अभी पिछले महीने इंदौर चला गया था, वहां पे एक जो फेमस चौराहा है, 56 दुकान बोलते हैं, उसमें दंग रह गए मैं। और ऐसे भी यहाँ वहां जाना होता था मेरा इंदौर में, तो मैं देख रहा था हर 4 दुकानों के बाद एक मिठाई का दुकान है। तो इंदौर में अगर मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी है तो स्वाभाविक रूप से मुझे हेतु या चिकित्सा करने के लिए
मिठाई पर कुछ ना कुछ मुझे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एक व्यवहार में कुछ आते हैं जिनको हम प्रायिक कहते हैं। तो उस समय में या उस देश में जो कुछ प्रायिक था उसका विवरण आयुर्वेदीय संहिता में मिलता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसके बाद जो संहिता आई है उन्होंने उसमें कुछ विस्तार भी किया है, जैसे कि अम्ल पित्त नहीं है तो माधव निदानकारों ने उसका विवरण किया है। काश्यप संहिता ने अम्ल पित्त स्वतंत्र व्याधि का वर्णन किया है। सोपचीनी है या कुछ है, ऐसे वनस्पतियों का वर्णन आगे वाली संहिता में मिलता है। तो ये सब होता रहता है, ये आयुर्वेद की परंपरा है। उसको बोलते हैं अनुक्त विचार या लेशोक्त विचार। ग्रंथों में जो साक्षात कहा गया नहीं है उसका विवरण हम आयुर्वेदीय संहिताओं के माध्यम से ही करें, उसके जो मार्गदर्शन किया है उसके आधार पर ही करें। इसको बोलते हैं अनुक्त विचार या लेशोक्त विचार। लेशोक्त विचार है ना, जो लेश बहुत ही कम सूत्रों में कहा गया है उसका विस्तार करना, और अनुक्त विचार यानी जो बिल्कुल कहा ही गया नहीं है उसका विवरण करना। जैसे कि मैंने खुद ने अनुक्त व्याधि अध्ययन किया था। जैसे कि हम बोलते हैं कि कैंसर है, रिनल फेलियर है, नई व्याधि है, तो नए व्याधि कहकर हम अपनी जान छुड़ा नहीं सकते, हमको तो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन उसका आयुर्वेदिक विवरण क्या होता है, इसकी एक कुछ पद्धति है, आयुर्वेदिक संहिता में नहीं दी है, तो उसके अनुसार हम उसकी चर्चा करते हैं। मैंने खुद अनुक्त आहार पर भी काम किया है, मेरा पुस्तक भी एक उपलब्ध है। जैसे कि अभी पुणे में आए, आप मुंबई में चले गए तो वड़ा पाव है। तो वड़ा पाव ये इतना अभी प्रचलित है कि हमें अभी वो हेतु के रूप में पूछना नहीं पड़ता, तो गृहीत पक्ष है। पुणे में पेशेंट जब भी आता है वड़ा पाव पर्याप्त मात्रा में खाकर ही आता है। तो ये अभी उसका वर्णन तो विवरण है नहीं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, इतनी प्रचुर मात्रा में सेवन किया जाता है, ग्रंथों में वर्णन है नहीं उसका, तो लेकिन उनका विवरण हम आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं। इसको बोलते हैं अनुक्त आहार। वो भी मैंने काम किया है, उसका मेरा पुस्तक भी है मराठी में। तो उसी आधार पर ये हमें क्रीड़ा आयुर्वेद ये पूर्ण उपांग हम कर सकते हैं। ये अपना एक गृहीत पक्ष है, और गृहीत पक्ष के अनुसार हम, जिसको हम पंचावयी न्याय वाक्य बोलते हैं ना, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, निगमन, उपनय, उसके अनुसार हम चलेंगे। तो ये क्या है मेरी, कि आयुर्वेदीय संहिताओं में यद्यपि क्रीड़ा आयुर्वेद का साक्षात वर्णन नहीं है, फिर भी हम जो वर्णन उपलब्ध है उसका अतिदेश या हेतुअर्थ करके अब ये पूरा नया का नया अंग बना सकते हैं। ये मेरी हुई प्रतिज्ञा। थोड़े से उदाहरण भी लेता हूँ। जैसे कि हमारे मित्र है वैद्य योगेश बेंडाड़े जी, पुणे के मशहूर वैद्य है। उन्होंने पूरा एक उनकी एक स्पेशलिटी बनाई है, वो कैंसर ही ट्रीट करते हैं। बाकी भी करता है लेकिन उनका ज्यादा ध्यान कैंसर पर है। हमारे दूसरे एक मित्र है हरीश पाटणकर जी, उन्होंने केश आयुर्वेद इस पर ही ध्यान दिया है और उनके बड़ा काम किया है उन्होंने। अब उन्होंने स्किन पर भी काम करना शुरू किया है, उसका नाम उनका काय आयुर्वेद है। तो ऐसे ही ये जैसे उपांग बन गए, अभी ये तो जरूरत है, समय की नजाकत है, पहचानना पड़ेगा हमको, ऐसी कुछ स्पेशलिटी बननी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस में आने तक थोड़ा समय जाएगा। सिलेबस में भी ये जरूर आ जाएगा, स्पेशलिटी जरूर बन जाएगी, पर तब तक रुकने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में कर सकते हैं। तो ऐसा हम शुरू कर सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। तो ये करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या हमने किया है, इसका थोड़ा एक विमर्श अभी इसके बाद करेंगे। तो आज का स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है वो क्या क्या देता है, जरा देख लें हम। तो आज का स्पोर्ट्स मेडिसिन एक तो देता है कि स्वास्थ्य रक्षण के लिए क्रीड़ा का एक उपयोजन कैसे करें, या विकारों की चिकित्सा के लिए कुछ स्पोर्ट्स मेडिसिन बताते हैं, यानी स्पोर्ट्स एज अ मेडिसिन। या अगर क्रीड़ा करते समय या व्यायाम करते समय कुछ शारीर या अन्य विकृतियां हो जाती है तो उनकी चिकित्सा भी वो पर्याप्त रूप से करते हैं।
और एक बात वो अच्छी तरह से करते हैं कि अति व्यायाम जन्य लक्षण से अपना रक्षण तथा अगर हो जाए तो उसकी चिकित्सा। ये अभी आज की तारीख में इतना सब जो स्पोर्ट्स मेडिसिन नाम की एक कुछ शाखा है, जो अलग से एक पहचान अभी उसकी हुई है, उसमें से हमको एक ये पूरा मिल सकता है। अभी हम देखेंगे कि हम क्या दे सकते हैं, हम यानी आयुर्वेद वाले क्या दे सकते हैं। थोड़े मैं कुछ बताऊंगा और उसके थोड़ा विवरण भी करूंगा। तो हम क्या क्या दे सकते हैं। अगर अभी आज के व्याख्यान में कुछ काल की मर्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये पूरा विवरण करना है कि हम क्या क्या दे सकते हैं, हम यानी आयुर्वेद वाले लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो एक पूरा 7 या 8 घंटे का विवरण करना पड़ेगा। ऐसी मेरी मान्यता है, या मेरा एक शास्त्र तर्क पर आधारित दावा कह सकते हैं आप लोग। तो क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास एक प्रकृति परीक्षण ये साधन है, जिसके आधार पर आप लोग क्रीड़ा या व्यायाम का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अभी प्रकृति का वर्णन आप देख सकते हैं, दोष प्रकृति का वर्णन देख सकते हैं, धातु सारता का वर्णन देख सकते हैं, और सत्व का वर्णन देख सकते हैं। उसके अनुसार आपको तय करना पड़ेगा कि एक कोई फलाना व्यक्ति आ जाता है, बोलता है कि मुझे अभी व्यायाम करना है या कुछ खेलना है, तो मैं क्या खेलूं। तो आप उसका बाकायदा प्रकृति परीक्षण करके उसको एक पर्याप्त मार्गदर्शन कर सकते हैं। और प्रकृति परीक्षण के सूत्र अगर आप देखें, यहाँ पे मैं विवरण नहीं करूंगा क्योंकि आप जानते हैं, तो उसमें शरीर रचना रूप वर्णन है, क्रिया रूप वर्णन है, तथा मानसिक भाव का भी वर्णन है, और उसकी एक तर्क परंपरा है कि कफ में मंद गुण होने के कारण फलाने कार्य करते हैं, पित्त में तीक्ष्ण गुण होने के कारण फलाने कार्य करते हैं। तो इसको हमें एक्स्ट्रापोलेट करना है, जिसको बोलते हैं हम हमारे यहाँ अतिरेश तंत्र युक्ति या हेतु अर्थ तंत्र युक्ति। इन दोनों तंत्र युक्ति का एक सम्यक उस पर उपयोजन हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि क्या कर दे सकते हैं हम, कि उनकी प्रकृति के अनुसार उनको क्रीड़ा का मार्गदर्शन। अब इसमें थोड़ा सा एक कैच है। कैच 22 फ्रेज आपने सुनी होगी। कैच क्या है? तो कैच यानी जिसको अनवस्था कहते हैं, ऐसी परिस्थिति। सामान्यतः मैंने ऐसे देखा है कि क्रीड़ा जब कोई एक वैद्य, बहुत सारे मैंने देखे हैं वैद्य, क्रीड़ा यानी वात प्रकोप, बस इतना ही गृहित उनका होता है, और पूरी जितनी हो सके अभ्यंग मर्दन बस्ती हो गया। तो इतना छोटा आयुर्वेद तो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें क्या आ जाता है कि अगर आपको प्रकृति का विवरण अच्छी तरह से मालूम है, या आप थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस और तंत्र युक्ति का अध्ययन कर लेते हैं, तो आपको ये प्रकृति के सूत्र, सत्व सत्व सारत सूत्र, सारता के सूत्र, उसका अतिरेक कैसे करना है, ये आपको अत्यंत अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। ग्रंथों का ही, सूत्रों का ही आपको अतिरेक करना है। अब कैच क्या है? कैच ये है कि इसके लिए पहले आपको हर एक खेल की प्रकृति विनिश्चय करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ये कैच थोड़ा मैं समझा लेता हूं, क्योंकि हर एक प्रकृति की भी, एक खेल की भी अपनी अपनी प्रकृति होती है। अब आप वैद्य है तो थोड़ा मुझे लगता है कि आपको ये क्या बात कर रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। विद्यार्थी लोग रहते हैं तो बोलते हैं नहीं जरा ये सर थोड़ा ऊपर से जा रहा है, आप वैद्य है तो आपको ये समझ में आएगा कि हर एक खेल की भी अपनी अपनी प्रकृति रहती है।
उदाहरण के तौर पर आवाज आ रही है? दिशा इसका नहीं थी, कृपया अपना आई रिक्वेस्ट आवाज जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दीजिए। कुछ सेकंड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हर एक खेल की भी अपनी अपनी एक प्रकृति होती है। जैसे कि अगर आपको मैं जो उदाहरण हर बार देता हूं या मेरे जो पुस्तक है उसमें भी मैंने विवरण किया है द्रव्यगुण मीमांसा में, कि अगर आप 100 मीटर दौड़ लगाते हैं, 200 मीटर दौड़ लगाते हैं, 400 मीटर दौड़ लगाते हैं या मैराथन दौड़ते हैं, तब होने वाला दो शफर को एक सरीखा नहीं होता। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप 100 मीटर दौड़ लगाते हैं और एक थोड़ा सा विमार्गमन करना चाहता हूं मैं, मेरा ऐसा मानना है कि इस विषय में आने से पहले आप खुद कुछ खेल लीजिए, क्योंकि मैंने कुछ वैद्य ऐसे देखे हैं कि क्रीड़ा विषयों पर भाष्य तो करते हैं, लेकिन उनको अगर पूछा जाए कि ये गिल्ली और डंडा अगर दिया जाए उनको और पूछा जाए कि इसमें गिल्ली कौन सी है डंडा कौन सा है, तो मालूम नहीं। पर बड़े अच्छी तरीके से क्रीड़ा विषय पर भाष्य करते हैं, खुद तो कुछ खेले नहीं। तो स्वाभाविक मनुष्य स्थिति है, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ करना है तो कुछ ना कुछ खेलना शुरू कीजिए। हाँ, तो हर एक खेल की प्रकृति होती है। 100 मीटर दौड़ लगाते हैं तो सिर्फ शायद वात बढ़ जाएगा, 200 मीटर लगाते हैं तो वात 2+ बढ़ जाएगा, पित्त 1+ बढ़ जाएगा, 400 मीटर लगाते हैं तो वात 3+ बढ़ जाएगा, पित्त 2+ बढ़ जाएगा, कफ 1- हो जाएगा। अगर आप मैराथन दौड़ते हैं तो वात तो 3+ से ज्यादा हो जाएगा, पित्त भी 3+ से ज्यादा हो जाएगा, और लेकिन कफ तो 3- से भी ज्यादा हो जाएगा कफ। तो इस तरीके से देखें हम तो 100 मीटर दौड़ने की प्रकृति अलग है, 200 मीटर दौड़ने की प्रकृति अलग है, 500-400 मीटर दौड़ने की प्रकृति अलग है, और ये आप देखें तो मैराथन वाले दौड़ने की ये अलग है। अब इसके अनुसार हमें उनको मार्गदर्शन करना पड़ता है, उसके अभी उदाहरण में बाद में बताऊंगा। लेकिन क्या क्या कर सकते हैं हम तो देख रहे थे। ऐसे भी बहुत सारी एक ग्रंथों पर आपकी उपस्थिति होना ये बड़ा अच्छा काम करता है। जैसे कि मैं एक कहीं गया था संस्था में, उनके संचालक जी ने मुझे कहा कि जरा ये, हाँ, स्विमिंग की क्या प्रकृति होगी। हितांशु जी, मैं तो ये पद्धत है, शायद आप मुझे पहली बार मिले हैं, मैं स्पून फीडिंग नहीं करता, आप कुछ करो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ऐसे छोड़ूंगा नहीं आपका हाथ, लेकिन आप कुछ ना कुछ करो काम, उसके बाद मैं आपको मदद जरूर करूंगा, और करनी चाहिए। कुछ उदाहरण में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि तो उसमें गया था मैं, तो देखा कि उनके जो संचालक जी थे उन्होंने कहा, विद्याराज ये यहाँ पे हमारे कुश्ती के लोग हैं और उनका स्टेमिना कम ही होता जा रहा है। तो मैंने उनको जरा थोड़ा परीक्षण किया, तो मुझे ये हुआ कि वहां पे जो वैद्य थे वो उनका सराव जो प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद उनको बाष्पस्वेद देते थे। तो मैं तो दंग रह गया। मैंने उनको बोला कि ये बाष्पस्वेद क्यों दिया जाता है उनको। तो बोले नहीं, व्यायाम होता है तो उसके बाद उनको बाष्पस्वेद दिया जाता है। मैंने कहा खुद आहव जो है कुश्ती है वो अपने आप में अनग्नि स्वेद है, और अग्नि स्वेद होने के बावजूद आप उन्हें साक्षात अग्नि स्वेद देते हैं तो उनकी क्या हालत हो जाएगी। तो आप ये वन कीजिए और उनको अवगाह स्वेद दे दीजिए, तो उसके बाद उनकी चिकित्सा पर्याप्त रूप से हो गई। तो इस अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कुश्ती का एक प्रकृति परीक्षण किया जो ग्रंथों में दिया गया है।
उपनाह आहव आतपः स्वेदयन्ति नरम अग्नि ऋते, बिना अग्नि के ये स्वेदन करते हैं। ग्रंथों का ही मार्गदर्शन है, मेरा थोड़ी है। तो ये हो गया हमारा काम। ऐसे अब हर एक खेल की एक प्रकृति होती है और उसके विकल्प होते हैं। जैसे अगर आप वॉलीबॉल खेलते हैं, तो आप कुछ कौन से प्लेस में डिलीवर करते हैं, उस पर खेल की अपनी प्रकृति है। और अगर कोई आदमी वो रोटेशन में बदल करके बीच में घुस जाता है या साइड पे ब्लॉक करने के लिए खड़ा हो जाता है या अटैक करने के लिए खड़ा हो जाता है, तब उसकी रचना शरीर, क्रिया शरीर की गणना अलग अलग से हो जाती है। जो कोई ब्लॉक करता है उनकी वायु कौन सी होगी उन पर, और जो अटैक करता है, स्मैश करता है, उसकी दोषिक विकल्पना क्या होगी, उसका दीर्घकालिक असर क्या होगा, यह आपको करना पड़ेगा। मानस स्तर पर भी इसका विचार होता है। जैसे कि आप देख ले, राइफल शूटिंग आप देख, हम चित्रपट देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं कि वहां पे कोई हीरो होता है या कोई नायिका होती है या खलनायक भी होता है, जो भी हो, वो आता है और धड़ाके से बंदूक चलाना शुरू कर देता है। अब चित्रपट की अपनी मांग है तो नायक जितने भी गोलियां चलाता है उसको यश मिलता है, खलनायक जितनी भी गोलियां चलाता है उसका उतना असर नहीं होता। वो कथा की मांग है तो ऐसा ही हो जाएगा। पर आप अगर इनसे मिले तो वो आपको बताएंगे कि हम ऐसे करते नहीं है, क्योंकि वहां पे किसी को मारना नहीं है, वहां पे अपना जो लक्ष्य है उसको साध्य करना है। तो वो क्या करते हैं, इसे दीर्घ श्वसन करके 1 2 3 कह के बाद में उसको, जैसे ट्रक वाले लोग हैं ना, देखे हुए, गाड़ी चलाते समय हम जैसा ब्रेक लगाते हैं कार या स्कूटर या ब्रेक, ऐसे ट्रक वाले नहीं लगाते, वो पंपिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3। ऐसे अगर धड़ाके से वो ब्रेक लगाए ट्रक वाले तो हो सकता है वो ट्रक पलट जाए। वैसे ही ये फायरिंग करने वाले जो लोग हैं, या गन हो या पिस्तौल हो, वो धड़ाके से नहीं करते। और धनुर्वेद में भी यही कहा गया है कि पकड़ा धनुष लगाया, बाण तीर लगाया और छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें कहा गया है कि कब कुंभक करना है, कब पूरक करना है, कब रेचक करना है, ऐसा मार्गदर्शन यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये फायरिंग करने वाले अनजाने में वही करते हैं, उनको मालूम नहीं है ऐसा कहा गया है, लेकिन अनजाने में वही करते हैं। अब उसकी प्रकृति तय करने में आपको आसानी होगी। अब ऐसा है, अभी इसमें आप देख लीजिए कि इनको करना है धीरे से काम, तो उनके लिए थोड़ी मंद की गुण की आवश्यकता है या नहीं है? उनके लिए तो मंद गुण की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो ऐसे तुरंत झटके में आके उन्होंने फायर किया तो लगभग 110% उनका निशाना चुकने वाला है। तो उनको पूरा एक अपना लक्ष्य केंद्रित करके उसके बाद ही उनको जो है अपना फायर करना पड़ता है। तो उनके लिए थोड़े मंद गुण की, मंदो यात्रा करा तीक्ष्ण छेदने, तो जो रिफ्लेक्स आपको चाहिए खो खो में, वो आपको एयरगन में नहीं चलेगा, आर्चरी में नहीं चलेगा। जो रिफ्लेक्स आपको खो खो में चाहिए वो रिफ्लेक्स आपको वॉलीबॉल में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वॉलीबॉल तो 6 लोगों का खेल है। जो रिफ्लेक्स आपको वॉलीबॉल में चाहिए वो रिफ्लेक्स आपको क्रिकेट में नहीं चलेगा, क्योंकि क्रिकेट में आप विकेट कीपर है तो रिफ्लेक्स की जरूरत अलग है, आप फाइन लेग पे खड़े हैं तो आपकी जरूरत अलग है, आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आपकी जरूरत अलग है, आप स्लिक में खड़े हैं तो उसकी आपकी जरूरत अलग है। इसके अनुसार आपके रिफ्लेक्स की भी जरूरत अलग अलग होगी, ठीक है ना? तो ये सब विकल्प है, छोड़ दीजिए। लेकिन कहने का मतलब ये है
कि आपको उस खेल की एक अपनी प्रकृति तय करनी पड़ेगी और उसके बाद किसी वैद्य किसी चाहने वालों को उसका अपना एक खेल उसके लिए बताना पड़ेगा कि आपकी वात प्रकृति है तो आप ये खेल खेल लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। आपकी कफ प्रकृति है तो आप आ जाइए शूटिंग में जाइए। आपकी ये अगर पित्त प्रकृति प्रधान है, आपको निर्णय तुरंत लेना अच्छा लगता है, तो निर्णय तुरंत लेना जिसकी जरूरत होती है, ऐसे जो खेल है जैसे टेबल टेनिस है तो उसमें आप चले जाइए। ये एक काम एक होता है। और दूसरा काम जो होता है कि मेरी प्रकृति कुछ भी हो, मुझे यही खेल खेलना है। जैसे कोई वात प्रकृति वाला बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वो शूटिंग ही करना है, मुझे आर्चरी करनी है, तो आपको उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। क्या बताना पड़ेगा उसको? आहार का मार्गदर्शन करना पड़ेगा। अभी वो जो वात प्रकृति वाला है उसको आर्चरी में जाना है, वो तो चंचल स्वभाव से है ही, तो उसको आपको कहना पड़ेगा कि शायद भैया या बहन जी, आप प्रतिदिन दही खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके मंद गुण आना चाहिए, आपके रिस्पॉन्स थोड़े डिले होने चाहिए। डिले नहीं, डिले भी कह सकते हैं, लेकिन डिलेड, थोड़े लेट रिस्पॉन्स आने चाहिए। तो आपको कहना पड़ेगा शायद उनको कि भैया आप जरा थोड़ा रोज प्रतिदिन दही खाना शुरू कर दो, रात को ही खाना शुरू कर दो, ताकि आप सुबह में जाओगे थोड़े से मंद गुण के प्रचुर हो जाओगे, तो आपको जरा ये करने में आसानी होगी। ये हो गया पहली बात, क्या हम दे सकते हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो प्रकृति परीक्षण कर सकते हैं वैद्य लोग रुग्ण का या किसी स्वस्थ व्यक्ति का, उसके अनुसार उसको क्रीड़ा प्रकार चुनने में मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? पहली बात तो ये जरूरी है कि आप ना कुछ खुद खेले, थोड़ा बहुत खेले, और कुछ ना कुछ खेले। और दूसरी बात यह है कि यावत शक्य हर एक खेल का एक अपनी प्रकृति होती है, उसको पहचानने की एक कोशिश करें। हो सकता है इसमें कुछ बहुत सारी रॉकेट साइंस नहीं है। दिन भर हम अगर चरक के सानिध्य में रहते हैं तो ये बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि चरक जी तो हमें मार्गदर्शन करते ही रहते हैं हर मोड़ पर, इस तरीके से जाओ, इस तरीके से जाओ, दिशा नया चापी स्वयं हुए थे बुद्धिमान। तो उस दिशा तो दिखाई है चरक जी ने, हमें सिर्फ उस दिशा से आगे बढ़ना है। तो अगर आप हरिशंकर जी त्रिपाठी, आपको बहुत नींद आ रही है, आप जरा चाय पीकर आ जाइए या मेरा यो आपका कैमरा बंद कीजिए, हो सकता है मुझे भी नींद आ जाए धन्यवाद अच्छा, तो हाँ, तो बात कर रहा था, ये हम दे सकते हैं। क्या दे रहे हैं हम? हर एक व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उनको एक मार्गदर्शन उसके लिए जरूरी है, खुद कुछ ना कुछ खेल लेना। और दूसरी बात, हर एक खेल का अपने तौर पर प्रकृति परीक्षण कर लेना। अभी ऐसा है कि एक 10 वैद्य इकट्ठा आके भी कर सकते हैं, थोड़ी हर एक को मदद करके, ऐसे कुछ ना कुछ सम्मिलित होकर वैद्य समूह निश्चय कराना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहली बात, क्या दे सकते हैं इसकी चर्चा हो रही थी, पहली बात हो गई। दूसरी बात, विकारों की चिकित्सा में अद्रव्य रूप चिकित्सा हम दे सकते हैं, जो क्रीड़ा या व्यायाम हो सकता है। जैसे कि हमें उरुस्तंभ में बताया गया है कि जल प्रतरण रूपो व्यायाम है ना, उरुस्तंभ के चिकित्सा में बताया गया है। तो अगर हमें ये क्रीड़ा की प्रकृति पता चलती है तो एक द्रव्यत्व चिकित्सा तो हम करते हैं, दवाइयाँ होती है, पंचकर्म होता है, रसौषधि होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अद्रव्य चिकित्सा भी करनी चाहिए और करना जरूरी है। तो अद्रव्य रूप चिकित्सा का एक बहुत विस्तार हुआ है जिसको फिजियोथेरेपी कहते हैं, उसका भी आपका परिचय होता है तो अच्छी बात है। हम लोगों को सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिचय भी होता है तो आपको ये अच्छी तरीके से मालूम हो जाए कि यह इस पर जो हम दवाई के प्रयोग कर रहे हैं या पंचकर्म की कर रहे हैं, इसके साथ में अगर हम फिजियोथेरेपी का कुछ ना कुछ मार्गदर्शन, खुद नहीं, जो कुछ भी आपने साथी हो उसके साथ कर सकते हैं, तो रुग्ण के हित हो जाएगा। तो
इसके अनुसार विकारों में एक अद्रव्य रूप चिकित्सा हम कर सकते हैं। जैसे कि एक तो उदाहरण दिया है ग्रंथकारों ने कि पुरुष स्तंभ में जल प्रतरण रूप व्यायाम और जल प्रतरण भी प्रवाह के विरुद्ध गति के अनुसार जाना। तो उससे क्या होता है, वो माधव निदान की ये जो उपशय अनुपशय की चर्चा है उसमें दिया गया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन दिया गया है। तो इसके इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। जैसे कि एक समझो अभी ज्वर है, तो ज्वर में तो क्रीड़ा या व्यायाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो अभी जो कोविड हुआ था महामारी, या बाकी भी कुछ अभी जो ज्वर के एक अलग अलग परिचायक हमें आ रहे हैं, तो उसके बाद एक जो दौर्बल्य घटित हो जाता है, तो उसकी चिकित्सा सिर्फ द्रव्य रूप चिकित्सा हो नहीं सकती। उसके लिए कुछ ना कुछ चलना या कुछ स्विमिंग, ऐसे कुछ अद्रव्य चिकित्सा करनी पड़ती है, और ग्रंथों में उसका वर्णन है। अगर आप देखें तो सुश्रुत जी कहते हैं, यत्तु चंक्रमणम देहे नाति पीड़ाकरम भवित। जो संक्रमण यानी पैदल चलना देहे नाति पीड़ाकरम भवित, यानी कि आसानी से शरीर को या मन को त्रासन न करते हुए जो आप संक्रमण करते हैं वो मेध्य है। और बाकी भी हो जो सुश्रुत में कहा गया है, आप देख सकते हैं। तो इस सूत्र का व्यवहार हम कर सकते हैं, यानी कि जिसको एंजाइटी है, अत्यधिक अनवस्थित चित्तत्व है, उसको हम कह सकते हैं, हम तो करते ही है, यहाँ पे आप भी करते होंगे शायद, कि आपको प्रतिदिन चलने की जरूरत है। कितना चले, वो मात्रा काला श्रेय युक्ति, तो मात्रा और काला आप बताए तो उसी को युक्ति कहते हैं, तो वो आप तय करेंगे। कुछ अनुभव मैं बताऊंगा बाद में, पर ये आप कर सकते हैं। आपके लिए एक छोटा होमवर्क देता हूं, अम्ल पित्त में आप क्या क्या व्यायाम बताओगे या कौन सी क्रीड़ा बताओगे। अभी अम्ल पित्त के सामान्य लक्षण क्या है, अविपाक, क्लम, उत्क्लेश, तिक्ता अम्लोद्गार गौरवी, अम्ल पित्तम वरित विषम। तो क्लम ये विशेष लक्षण है। अब क्लम की व्याख्या देख लीजिए, क्या है, यो अनायासे प्रवृद्धा श्वासवर्जिता, वो है क्लम। आलस्य की चिकित्सा कर सकते हैं। आलस्य क्या है, आलस्य की व्याख्या क्या है, शक्य स्वपि कर्मसु अनुत्साह आलस्य मुच्यते। तो इसमें भी आप व्यायाम बता सकते हैं। स्थौल्य में तो बिल्कुल बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे व्याधि है कि जिसमें आप आपकी द्रव्य रूप चिकित्सा के साथ या द्रव्य रूप चिकित्सा करने के बजाय अद्रव्य रूप चिकित्सा बता सकते हैं, जो कि एक स्पोर्ट्स आयुर्वेद की बहुत बड़ी देन हो सकती है। ये आपकी एक बिल्कुल अलग सी स्पेशलिटी हो सकती है, यानी कि वह व्याधिकालीन नहीं हो सकती, लेकिन व्याधि के बाद जो अपुनर्भव चिकित्सा करने, जैसे कोविड के बाद आपने देखा कि श्वसन की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है, या डायबिटीज जिसको कहते हैं उसका उद्भव इतना बड़ी तरीके से हुआ है कि वो शायद भेषज क्षपण हो सकता है, यानी कि औषधों का परिणाम हो सकता है। भेषज क्षपित पथ्यम आहार एरेव ग्रहणम, ये चरक की मान्यता है, लेकिन उसमें का शब्द है भेषज क्षपण, यानी कि औषधों से हुआ क्षपण। औषधों के कारण हम जिसको बोलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, तो उसको आयुर्वेद की संज्ञा है भेषज क्षपण, भेषज ही क्षपण, भेषज क्षपण। ठीक है। अच्छा, तो इसकी चिकित्सा आप अद्रव्य रूप चिकित्सा यानी कि व्यायाम या क्रीड़ा कह सकते हैं। तीसरी एक बात है कि क्रीड़ा करते समय जो गलत व्यवहार हो जाते हैं उसमें कुछ सुधार लाना। क्रीड़ा करते समय कुछ गलत व्यवहार हो जाते हैं। अब ये क्यों हो जाते हैं, बहुत सारे गलत व्यवहार है कि क्रीड़ा जो करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको मालूम होगे कि ये उसके बाद एनहांसर खाते हैं, व्यायाम करते हैं घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद एनहांसर करते हैं, उसके बाद कुछ और करते हैं, कुछ भी उटपटांग खाना खा लेते हैं। तो ऐसे ये तो एक हुआ, लेकिन आप उनका अगर स्वस्थवृत्त या उनकी दिन भर की चर्या देखें तो आप देख सकते हैं कि
जिनको करियर नहीं करना है उनकी भी चर्या बिल्कुल उटपटांग हो जाती। तो इसको आप बता सकते हैं कि आपको व्यायाम करने के एक ये तरीके से आप व्यायाम कीजिए, इस तरीके से ये खेल खेलिए। अभी हमारे यहाँ पुणे में एक क्रीड़ा की एक अलग ही पहचान हुई है। तो मैं उनको एक परिहास में कहता हूँ वीकेंड वॉरियर्स। तो ये तो ऐसा होता है कि वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुछ नहीं करते, लेकिन शनिवार और रविवार में या तो 50 किलोमीटर दौड़ते हैं या 200 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं या 500 किलोमीटर मोटर बाइक पे चले जाते हैं। ऐसे अगर आप पुणे में आए, बाकी जगह की मुझे मालूम नहीं, लेकिन पुणे में अगर आप शनिवार या रविवार आ जाते हैं सुबह 4:30 से लेकर, सुबह 4:30 से लेकर आप आ जाते हैं, किसी भी रास्ते पर आप चले जाइए, या तो आपको कोई दौड़ने वाला मिलेगा या तो कोई साइकिलिंग करने वाला मिलेगा। और अगर पुणे के बाहर आप चले जाते हैं 5:30-6 बजे, तो आपको कम से कम, आप किसी भी कार में चले जाइए, आपको कम से कम 10 किलोमीटर में 50 लोग आपको ओवरटेक करके चले। तो इनको मैं परिहास में कहता हूँ, मुझे उनसे कुछ दुश्मनी अपनी है नहीं, क्या दुश्मनी करें, उनको जो मालूम है उसके अनुसार कर रहे हैं। अभी है अपनी जिम्मेदारी है कि उनको कुछ स्वस्थ वृत्त का मार्गदर्शन करें। तो ऐसे वीकेंड वॉरियर होते हैं। ये सब क्या है कि गलत व्यवहार हो रहा है। 5 दिन ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो दौड़ लगाएंगे वो सैटरडे को जाएंगे 50 किलोमीटर दौड़ के ही वापस आ जाएंगे। संडे को निकलेंगे ऐसे 5 बजे, 7:30 बजे तक आ जाएंगे, 8 बजे तक आ जाएंगे और 200 किलोमीटर साइकिलिंग करके आ जाएंगे। तो उनको कुछ अभी उनको रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ के अगर उनको काम पर जाते हैं तो उनको सिर्फ शनिवार या रविवार ही उनको समय मिलता है। तो उनको रोकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ आप उनको ऐसे परिवर्तन बताइए जिसके कारण उसकी स्वास्थ्य की हानि ना हो। समझ में आ रहा है? मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर कोई मुझे कहता है कि नहीं हमें सिर्फ शनिवार को ही समय मिलता है, रविवार को ही समय मिलता है, तो हम क्या करें, तो बिल्कुल करना बिल्कुल सही बात है आपकी, आप जरूर करें, लेकिन उसके बाद इतना इतना परहेज करें। आहार में ये करे, विहार में ये करे, और कुछ औषधि लेनी है तो ये करे। जैसे कि पुणे के पास ही हमारा एक सिंहगढ़ है, मैं खुद भी करता था। अभी भी पुणे से लगभग 3 से 5 हजार तक लोग या तो गुरुवार या तो रविवार सिंहगढ़ पे चले जाते हैं। और कितने, पहली बस निकलती है 4:30 बजे, 4:30 बजे वो चले जाते हैं, 7:30 तक वापिस आ जाते हैं। और बहुत सारे मित्र मेरे ऐसे हैं कि वो 4:30 बजे चले जाते हैं, 7:30 बजे घर वापिस आ जाते हैं और 8 बजे नहाकर वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं। तो उनको क्या, उनको रोकने की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ ऐसा बताइए कि ये करने के कारण क्या होगा, आपका 5 वर्षों भी आप कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी उम्र भर भी ये कर सकते हैं। ऐसा कुछ उनको मार्गदर्शन आप जरूर कर सकते हैं कि आप अवगाह स्वेद ले लो आने के बाद, या आप खाने में ये परहेज करो, ये औषधि द्रव्य ले लो। ऐसा ये सब हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो ये सब करने के साथ हम लोग पूरी की पूरी एक पूरी स्पेशलिटी ब्रांच ही कर सकते हैं। अगर आपके गांव में 4-5 लोग इकट्ठा आते हैं तो भी हो सकता है। अगर आपके गांव में हो नहीं सकता तो आपके पास अगर इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज में आप पढ़ाते हो, प्रोफेसर हो, तो आप वहां पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये अलग ब्रांच उत्पन्न हो सकती है। तो ये चर्चा हुई अपनी, हमने क्या क्या दे सकते हैं। मैं आपके सामने एक सिर्फ कैनवास प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुझे अगर आप मेरा गला नहीं दबाओगे तब तक मैं ठहरूंगा नहीं। 8 घंटे की इसका वक्तव्य करने की, इसमें विषय में ताकत है। मेरी ताकत का तो सवाल ही नहीं, विषय में ताकत है, इतना हम बोल सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि किया है हमने। मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया है। अब तक क्या हुआ है, अब तो हमने एक एक कैनवास देख लिया कि क्या क्या हम कर सकते हैं। अब इसके विकल्प थोड़े थोड़े आगे देखेंगे हम, क्या क्या कर सकते हैं देखा। अब तक क्या क्या हुआ है, अभी तो क्या क्या हुआ है। तो कुछ ऐसे खेल है जैसे फुटबॉल है या कबड्डी है
उस पर प्रत्यक्ष क्षेत्र पर चिकित्सा आयुर्वेद के लोगों ने की है, प्रत्यक्ष क्षेत्र पर। इन्हें फुटबॉल की मैच चल रही है या कबड्डी की मैच चल रही है, उस पर जो आघात या अति व्यायाम जो लक्षण वगैरह दिखाई देता है, कभी चक्कर आ जाती है, कभी आघात हो जाता है, तो उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा या मांस विकृति हो जाती है। तो ऐसी कुछ चिकित्सा तत्कालीन तदात्वीय चिकित्सा आयुर्वेद की अच्छी लोगों ने की है, अच्छी तरीके से की है। एक उदाहरण के तौर पर मैं एक मेरा ही अनुभव बताता हूं, और ये अनुभव इसलिए बता रहा हूं कि वो संस्थात्मक अनुभव है मेरा, नहीं तो ऐसे संस्थात्मक अनुभव ही मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो वहां पे डॉक्यूमेंटेड है। तो एक ऐसा हमारा एक कुश्ती वाला लड़का था, तो उनके जो मार्गदर्शक थे उन्होंने कहा कि विद्याराज ये लड़का है, ये तीसरे बाउट में थक जाता है, 2 बाउट तो अच्छा कर लेगा, तीसरे बाउट में थक जाता है, और इसके कारण ये दूसरा या तीसरा ही आता है, ये पहला आता नहीं। तो बहुत सारी इसमें, ये बहुत पुरानी कथा है, 15 साल पहले की कथा है, लेकिन एक सूत्र रूप बता रहा हूँ। तो मैंने उसका परीक्षण किया और कहा कि अभी इसको तो मांसक क्षय होना है, हो रहा है, और वो मांसक क्षय को मुझे कॉम्पेंसेट करना है, और वो भी उसके पास 5 या 10 मिनट का ही समय है। तो मांसक क्षय मुझे कॉम्पेंसेट करना है, तो मेरे पास आहार है, विहार है और औषधि है। आहार तो दे नहीं सकता, विहार भी दे नहीं सकता, औषधि भी दे नहीं सकता। तो मैंने इसलिए उसको एक आहार औषधि बताई, यानी कि कुछ आहार द्रव्य भी है और औषधि भी है। तो ये क्या है, मैंने उसको बताया कि 20 ग्राम उड़द का लड्डू उसे खिलाइए। तो 20 ग्राम वो खा सकता है 5 से 10 मिनट के अंतर्गत। तो उसने खा लिया, और एक बड़ा अजीब अनुभव था, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि जब उसने जब गोल्ड मेडल जीता, तो वो गोल्ड मेडल, मैं तो वहां नहीं था, लेकिन वो गोल्ड मेडल उस लड़के ने गले से निकाल कर, उनकी जो वहां पे जो वैद्या थी, वो जो एडवाइस तो मैंने दिया था, लेकिन प्रयुक्त प्रत्यक्ष जो वैद्या थी उसने किया था। तो गोल्ड मेडल निकाल के उन्होंने उस वैद्या को पहनाया कि ये आपके कारण हुआ है। तो ऐसे कुछ आप ऑन फील्ड भी चिकित्सा कर सकते, जैसे कि आप स्विमर को देख लीजिए। तो स्विमर में भी ऐसे हो जाते हैं कि पहले 2 राउंड तो अच्छी तरीके से मार लेते, थक जाते हैं, अब उनकी चिकित्सा करनी पड़ती। अब स्विमिंग की एक प्रकृति देख लीजिए, और उनकी चिकित्सा करनी है अपने आहार विहार या औषधि। आहार तो दे नहीं सकते, विहार तो क्या 10 मिनट में क्या विहार चिकित्सा करोगे आप, औषधि दे नहीं सकते क्योंकि उस पर कुछ मर्यादा है। तो ऐसे कुछ वहां पे क्या कह सकते हैं हम अपनी भाषा में जुगाड़ करना पड़ता है आहार औषधि का, कि उसके कारण उनका जो मांसक क्षय हुआ है, या वात प्रकोप हुआ है, या पित्त प्रकोप हुआ है, स्विमिंग करने के कारण जो कुछ भी उनकी वात दोषिक विकल्पना हुई है, उसको हम मैनेज करें, कर सकते हैं। आप ये कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि क्रीड़ापटु को मार्गदर्शन, खेलने वाले या खेलने की इच्छा रखने वाले लोग, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, जो भी हो, मुझे कुछ खेलना है, तो क्या खेले उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं लोग। दूसरी बात यह कि चुनी हुई क्रीड़ा के लिए मार्गदर्शन करते हैं, और उसका मार्गदर्शन क्या क्या होता है, उसमें होता है कि आहार का मार्गदर्शन, विहार का मार्गदर्शन और औषधियों का मार्गदर्शन। अब आहार में क्या क्या हो सकता है, तो अभी इस पर यहाँ पे समय की मर्यादा है, सिर्फ आधा घंटा बचा है, और वो बहुत सारे मुद्दे मुझे उसमें लेने हैं, तो विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन एक आप कैनवास देख लीजिए। तो आहार का मार्गदर्शन हम कर सकते हैं कि जैसे कोई कहता है कि मुझे अभी ये बॉक्सिंग खेलना है, तो बॉक्सिंग की प्रकृति देख लीजिए, उस व्यक्ति को देख लीजिए, उसको बताइए आपके लिए बॉक्सिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि बॉक्सिंग में सिर्फ हाथों का प्रयोग नहीं होता, पैरों का भी होता है, और आपके जो मसल्स है उतने पर्याप्त नहीं है कि आप पैर के आप इतनी गति से ये कर सके। समझो कोई आर्चरी करना चाहता है, तो आर्चरी का ये जो
धनुष्य होता है आज का, तो उठाना, उसकी प्रत्यंचा खींचना, इसके लिए आपके हाथ पर्याप्त नहीं है, आपकी सारता उचित नहीं है, आप ये मत खेलो। अगर खेलना है तो ये परिवर्तन आपके आहार में करो, विहार में करो और व्यायाम में करो। व्यायाम का बताओगे आपको उनको कि ये जो योग चाप या लेजिम कहते हैं महाराष्ट्र में, ये आर्चरी का प्री रिक्विजिट है। ये सिर्फ एक खेलने की कसरत नहीं है लेजिम। तो ये लेजिम, ये योग चाप कहते हैं उसको। ये इसमें देख लीजिए आप कि एक लकड़े की कड़ी रहती है, लकड़े की लकड़ा रहता है थोड़ा सा 1 या 1.5 फुट का, और उसको लोहे की उसमें चेन रहती है और उससे आवाज निकालता है। तो ये जो मैं से हाथ पकड़ रहा हूँ, ऐसे वो लकड़ी पकड़ते हैं और ये जो उसकी नीचे वाली कड़ी रहती है वो ऐसे पकड़ते हैं, हाँ, यानी एक परपेंडिकुलर। और वो खींचना एक ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं, वो सीधी करके खींचते हैं। तो इसके कारण योगचाप के कारण अपने कंधे कंधे या बाहु, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, यहाँ के सब मसल्स, इनको जो एक गति होनी चाहिए जो आर्चरी में उपयुक्त होने वाली है, इसकी एक तैयारी ये योगाचाप से की जाती है। आप लेजियम देख ले तो ये ऐसे ऐसी मूवमेंट होती है उसकी, यहाँ से पैरों के भी मूवमेंट होती है। तो ये प्री रिक्विजिट है उसका। जैसे कि आपको अगर खड़गा करना है तो उसकी एक अलग प्री रिक्विजिट है, आपको पिस्टल का करना है तो उसकी एक अलग प्री रिक्विजिट होती है। तो ऐसे आप उसको मार्गदर्शन हम लोग कर रहे हैं, मैं नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये आप अभी हो रहा है अभी, कौन कौन कर रहा है उसके कुछ उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। तीसरी बात हम कर सकते हैं कि प्रशिक्षक जो है उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आप प्रकृति परीक्षण के कुछ कम से कम न्यूनतम बातें समझ लीजिए कि अगर खो खो आपको खेलना है और उसको रिफ्लेक्स स्पीड के लगते हैं, और स्पीड में रिफ्लेक्स ऐसे नहीं चाहिए कि वो कुछ ना कुछ करेगा, उसको जानबूझकर उतना उसका रिफ्लेक्स उसको टर्न करना पड़ता है। क्योंकि खो खो में आपको जब ये स्टिमुलस मिलता है पीछे से, जा भाई भाग, तब उसकी एक दिशा पर्याप्त होनी चाहिए। अगर वो पहले से ही दिशा तय कर लेता है, फाउल हो जाता है, उसको उल्टा घूम के आना पड़ता है। अब देख लीजिए खो खो में, और खो खो में एक मर्यादित ग्राउंड है, उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंट मारनी पड़ती है क्योंकि मर्यादित 9 मिनट का खेल है। फुटबॉल में देख लीजिए आप, 45 मिनट्स आपको दौड़ना पड़ता है, और वो दौड़ना कितनी स्पीड से पड़ता है, इतनी स्पीड से जैसे कि 100 मीटर स्प्रिंटर जो होता है वो जिस स्पीड से दौड़ते हैं उसी स्पीड से आपको दौड़ना पड़ सकता है, लोग दौड़ते हैं। तो इसके लिए आप प्रशिक्षकों को भी तैयार कीजिए। अब मैं कुछ फुटबॉल के लोगों से बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि भारतीय लोग इसमें थोड़े पीछे क्यों रह जाता है। तो उन्होंने एक अजीब बात मुझे कही कि भारतीय लोगों को बायां पैर इस्तेमाल करने की आदत ही नहीं। अजीब बात है ना। तो बोलते हैं जो दाहिना पैर है वो बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बायां पैर वो फुटबॉल में इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इसके कारण हम लोग उतना आगे नहीं बढ़ सकते जितनी हमारी ताकत है। तो इसलिए तो मैंने कहा अभी इसका परिहार क्या हो सकता है, तो बोले इसका परिहार एक ही है, सब बच्चों को जब भी वो खेलने के लिए आगे आ जाए उनको दोनों पैरों का इस्तेमाल करना सिखाइए। है ना, अजीब बात है, लेकिन वो उनका एक मुझे उन्होंने दिया हुआ फीडबैक था। तो उसके बाद मैंने कुछ, फुटबॉल तो मेरा खेल है नहीं, पर मैंने कुछ मैचेस देखे और उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि ये जो पेले है या कुछ रोनाल्डो है या कुछ और कुछ भी है, ये लोग दोनों पैरों का बिल्कुल अच्छा तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुझे मालूम नहीं था, पर देख लिया मैंने कि वो जितनी कुशलता से बाएं पैर से किक करते हैं उतनी ही कुशलता से दाहिने पैर से भी किक करते हैं। तो ऐसे अगर आपका और प्रशिक्षकों का एक संवाद हो जाए तो उनकी जरूरत क्या है उसके अनुसार आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक अनुभव मैं बताता हूँ। मुझे एक प्रशिक्षक ने बताया कि ये हमारी लड़की है, अभी इसको दौड़ना है, तो लेकिन क्वालिफाई होने के लिए इसका वजन आप, अभी 5 दिन है हम आपके पास या 7 दिन है,
4 किलो या 5 किलो उसका वजन बढ़ाओ। तो ये उनकी जरूरत थी उस समय की, कि क्वालिफिकेशन राउंड के लिए उनका वेट फलाने फलाने दिन में लिया जाएगा, तब इसका वजन इतना होना चाहिए, नहीं तो वो नीचे वाले इसमें घुस जाएगी और वहां पे उसका कॉम्पिटेंट नहीं है। वो रेगुलरली इस ग्रुप में खेलती है, लेकिन अत्यधिक श्रम के कारण उसका वजन कम हो गया, तो आप 5 दिन में इतना उसका वजन बढ़ा दिया हमने। दूसरी भी बात हो सकती है कि ये हमारा कुश्ती वाला है, अब इसको क्वालिफिकेशन राउंड में जाना है, इसका आप 4 दिन में 3 किलो वजन कम कर लो। तो वो मैंने नहीं किया, लेकिन किसी ने किया था, मैंने सिर्फ देखा है इसका वजन 3 या 4 दिन में 3 किलो कम हुआ था। क्या किया था उसको मालूम नहीं, मैंने सिर्फ उस पहलवान को देखा था, 4 दिन पहले भी देखा था, 4 दिन बाद में देखा, ऐसे ही देखा, मेरे दोस्त का दोस्त है, लेकिन वो 3 या 4 दिन में उसने 3 या 4 किलो वजन कम कर दिया। तो उसकी जरूरत थी। तो ऐसा अगर आपका संवाद हो सकता है प्रशिक्षकों के साथ, तो आपको उनकी जरूरतें मालूम पड़ जाएगी। अब ऐसा है, स्पोर्ट्स आयुर्वेद इसमें पहला ना बढ़ाने के लिए क्या दिया भैया, थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि बहुत सारा मुझे कवर करना है। ठीक है, तो अगर उनके साथ आपका संवाद हो जाता है, हो रहा है अभी, क्योंकि प्रशिक्षक भी वैद्यों के पास आ रहे हैं, उसमें कुछ सॉल्यूशन दे दो। दिक्कत यह है कि हमारे वैद्य ज्यादा संहिता पढ़ते नहीं है, और क्रीड़ा का मतलब उन्हें वातस्य उपक्रम स्नेहा स्वेद संशोधन मृदु यही करते हैं, और उतना पर्याप्त नहीं हो जाता, बाकायदा कुछ दिक्कतें ही आ जाती। लेकिन ये हो सकता है आपको जरा पुनः पुनः चरक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये हम अभी तक अब आज चल रहा है, ये प्रत्यक्ष क्षेत्र पर चिकित्सा कर रहे हैं लोग, अच्छी कर रहे हैं, क्रीड़ापटुओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं दोनों के लिए, यानी कि पर्याप्त क्रीड़ा प्रकार चुनने के लिए भी कर रहा है, या उन्होंने जो क्रीड़ा प्रकार चुना है उसके लिए उसका एक एडेप्शन करके भी उनको एक पर्याप्त मार्गदर्शन हमारे वैद्य लोग कर रहे हैं। और तीसरा, प्रशिक्षकों के साथ संवाद, खो खो के हो, स्विमिंग के हो, उसके साथ अगर आपका संवाद हो, उसकी जरूरतें आपको मालूम हो जाएगी, उसके अनुसार आप चिंतन कर सकते हो। अभी आगे का रास्ता क्या है, ये तो मैंने कहा कि हम क्या दे सकते हैं, ये हमने देखा कि इतना बड़ा है हमारा कैनवास, इतने अच्छे अच्छे हम दे सकते हैं, अब क्या दे रहे हैं, और इसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या दे सकते हैं, आगे का रास्ता क्या बताता है, आज के बाद 5 साल की जरूरतें क्या है क्रीड स्पोर्ट्स आयुर्वेद में, आज के 10 साल के बाद की जरूरतें क्या होगी, तो क्या क्या होगी देख लीजिए। तो स्वास्थ्य परीक्षण और क्रीड़ा विशेष, ये आगे आगे आने वाली एक दिशा है, क्योंकि चिकित्सा पर पैसा खर्च करना अभी दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, ये आप भी बखूबी जानते हैं, मैं भी बखूबी जानता हूँ, रुग्ण भी बखूबी जानते हैं। वो इंश्योरेंस हो, फलाना हो, सब हो, लेकिन चिकित्सा पर खर्चा करना ये सामान्य लोगों की अभी ये चैन की समस्या हो गई, यानी चलो दवाई ले लेते हैं, ऐसी उनकी एक अभी थोड़ा इतना व्यापक धन खर्चा करना पड़ता है, समस्या हो जाती है। और उनके लिए स्वास्थ्य की रक्षण करने के लिए क्रीड़ा का मार्गदर्शन ये अब आगे चलने वाला एक निश हो जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है, मेरा एक दावा है ऐसे। दूसरा दूसरा आगे क्या आ सकता है हमारे, तो प्रचलित व्यवस्था जो है उसमें हम सहयोग कर सकते हैं। प्रचलित व्यवस्था में क्या क्या है मैंने कह दिया, तो उनके जो विकृति चिकित्सा वो करते हैं उसमें भी हम सहभाग हो सकते हैं, रचना विकृति हो या क्रिया विकृति हो, तो उसमें हम सहभाग कर सकते हैं, द्रव्य रूप चिकित्सा हो, अद्रव्य रूप चिकित्सा हो, आहार की चिकित्सा हो या विहार की चिकित्सा हो, उसमें हम हमारा सहभाग हो सकता है। कि जैसे कि मैंने कहा कि पहले से ही एक ऐसी थी कि जो भी पहलवान होते थे वो उनका पहलवानों का जो सुबह का वर्कआउट होता था, उसके बाद वो पानी में डुबकियां लगाते थे,
वो स्विमिंग नहीं करते थे, सिर्फ डुबकियां लगाते थे। अब वो अवगास वेद का ही एक प्रकृति है। और मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बहुत सारे पहलवान अपना जो अंतर्वस्त्र होता है वो पूरा गीला करके जोर लगाते हैं, जो बैठक मतलब दंड लगाते हैं। हिंदी में दंड लगाते हैं बोलता, मराठी में जोर काटने से बोलता, जोर मारने या जोर काटने वटेवर। तो वो अपना जो अंतर्वस्त्र है वो पूरा गीला करके, क्योंकि उसका असर तो अति व्यायाम का स्पर्म काउंट पर हो जाता है, ये मान्य है, सिद्ध है। तो अभी उनको मालूम नहीं था कि इसका असर ऐसा होता है, लेकिन वो परंपरा से चलता आ रहा था। उनका एक कुछ रूढ़ संकेत था कि जब आपको दंड लगाने हैं 1000, 1500, 2000, तो ये आपका जो अंतर्वस्त्र है वो पूरा गीला करके लगाओ और आप दंड लगाओ, बैठक लगाओ। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि उनकी परंपरा क्या है, उसमें तर्क है या नहीं। अगर तर्क है तो बताओ, नहीं है तो वो भी बताओ कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं, ये भी बताओ आपको। ये भी कर सकते हैं आप। तीसरा प्रकार यह है कि आहार की चिकित्सा आप भी बता सकते हैं, और आहार में आहार विधि विशेषायतन बता सकते हैं। और एक अलग बात है जिसका जिक्र मैं अभी सिर्फ 2 पॉइंट कर लेता हूं, लेकिन उस पर मैंने बिल्कुल अलग से विवरण किया है। विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार यद्यपि आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्तियों के लिए वर्जित है, तथापि कहा गया है कि विरुद्धम वितथम भवेत। कौन कौन कर सकते हैं? व्यायामशाली नाम, स्निग्धम व्यायामशाली नाम विरुद्धम वितथम भवेत। तो इसका तंत्र युक्ति के आधार पर हम विवरण कर सकते हैं कि व्यायामशाली लोगों को विरुद्ध अन्न देना चाहिए चिकित्सा के रूप में। जैसे कि ये डिमांड आती है, अभी किसी ने पूछा कि इनका वजन मैंने कैसे बढ़ाया, तो बिल्कुल विरुद्ध आहार का इस्तेमाल करके ही बढ़ाया था वजन। अभी क्या इसका वजन बढ़ाया था? वो जो स्प्रिंटर थी, एक लड़की 100 मीटर स्प्रिंटर थी, और स्प्रिंटर के होने के कारण उसके प्रैक्टिस सेशन में 25 या 30 तक स्प्रिंट होते थे 100 मीटर के, और बाकी दिन भर में उसके कुछ बेसिक टफनेस स्किल भी होता था। तो उसकी विकल्पना कर ली मैंने और कहा कि अभी इतने कम दिनों में की वेट इतना बढ़ाना है तो इसको साधारण आहार नहीं दे सकता, क्योंकि उसके आहार की मात्रा लगभग आधा किलो होगी। आधा किलो वो क्या खाएगी, कब दौड़ेगी? अगर उसका मांसक्षय पर्याप्त मात्रा में मुझे चिकित्सा करनी है, तो उसका वो जो मांसक्षय हो रहा है, वात प्रकोप हो रहा है, कफक्षय हो रहा है, तो वो अगर मुझे मैनेज करना है, क्लेदक क्षय हो रहा है, अत्यधिक क्लेदक क्षय हो रहा है, तो मैं बिल्कुल वो क्लेदक क्षय आहार से ठीक नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आहार की मात्रा, अगर मुझे समझो चावल देना है उसको, तो मुझे पूरा पका हुआ चावल कम से कम आधा किलो पर डे देना पड़ेगा उसको। कैसे खा पाएगी वो लड़की जो 16 साल की है? तो उसके लिए कारण मुझे विरुद्ध आहार की चिकित्सा करनी पड़ी गई। और बहुत सारे लोगों को मैं करता हूँ विरुद्ध आहार की चिकित्सा उसका, लेकिन देश मात्रा कालाश्रय युक्ति कब तक करनी है, ये उसकी मात्रा भी ठीक होनी चाहिए और उसका काल भी तय होना चाहिए। कि आपकी कंपटीशन हो गई, बंद कर दो अभी, अब आपके लिए विरुद्ध आहार अच्छा नहीं है। आपको यद्यपि अच्छा लगे, बिल्कुल ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। तो ये आप कर सकते हैं आहार की चिकित्सा। सामान्य आहार यानी आप अगर वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी दोषिक विकल्पना ये हो जाती है, और वो दोषिक विकल्पना होने के कारण आपको, अगर आपका जो एक अपना ऋतुचर्या में एक श्लोक आया है, प्रत्यम क्षीयते श्लेष्मा, प्रत्यम क्षीयते श्लेष्मा, ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में ये श्लोक आया है। उसमें क्या होता है कि प्रतिदिन श्लेष्मा का क्षय होता है। तो ये सूत्र का अतिरेक कर लीजिए आप कि प्रत्यम क्षीयते श्लेष्मा, तो यानी कि जो वेट करता है उसका श्लेष्मा कितना क्षीण हो जाएगा, उसका क्लेद कितना क्षीण हो जाएगा, और आपको प्रतिदिन क्षीण का भरपाई करनी है। तो आपको उसके अनुसार क्लेद कर, कफ कर, वात हर, पित्त हर, ऐसी क्या आहार की चिकित्सा करनी पड़ेगी ताकि उसको दवाइयां ना लेनी पड़े। ठीक है? तो ये समीकरण है, बिल्कुल ये रॉकेट साइंस नहीं, ये समीकरण है। सिर्फ हाथ में चरक लेकर बैठने की, कागज और पेंसिल लेकर बैठने की, पेन लेकर बैठने की जरूरत है। इतना ही करना है आपको।
एक, हाँ, एक बाजू चरक लिख लीजिए, एक हाथ में कागज पेन लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये कर सकते हैं। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि जो प्रोफेशनल क्रीड़ा पटु है उनकी एक रिटायरमेंट एज होती है, स्वाभाविक रूप से होती है, क्योंकि रिफ्लेक्स काम नहीं करते या नए लोगों की जरूरत होती है। ऐसे ये कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं कि आप जितनी चाहे आप वहां रह सकते हैं। ये तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और कंपटीशन भी ज्यादा होती है और जरूरत भी ज्यादा होती है, क्योंकि क्रीड़ा ही सिर्फ हम अपने लिए नहीं खेलते ना, कभी कभी देश के सम्मान के लिए भी खेलते हैं हम लोग। जैसे कि वर्ल्ड कप हुआ है अभी, या कुछ ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने लिए नहीं खेलते। वो जब वो तिरंगा झंडा ऊपर जाता है और जनगण मन बजने लगता है, आप खड़े नहीं होते क्या? बिल्कुल खड़े होते हैं ना, मैं भी खड़ा होता हूँ, मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने लिए अभिमान का विषय रहता है। कोई नीरज या कोई अपनी बहन हो, मेरी कोम, उसका जब नाम आ जाता है, तिरंगा ऊपर जाता है, तो मेरे भी आंखों में आंसू आ जाता है। तो ऐसे भी हो जाता है। लेकिन ये जो मेरी अपनी बहन है, मेरी कोम या नीरज, ये जो है उनकी एक कालिक मर्यादा है। वो 60 साल तक नहीं खेलेंगे, वो अपना कुछ सक्सेसर तैयार करेंगे। तो उसके बाद अगर उन्होंने इतना व्यायाम किया है, तो अगर उसके बाद वो सीडेंटरी बैठ जाते हैं, तो उनको व्याधि होने की संभावना बिल्कुल है। जैसे आप देख सकते हैं सामान्य रूप में भी क्या होता है कि कोई आदमी होता है या कुछ बहन होती है, बिल्कुल गरीबी से ऊपर आते हैं, 18 साल से काम करते हैं और 55 साल तक बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और रिटायरमेंट एज आ जाता है तो बिल्कुल बैठ जाते हैं। और 6 महीने के बाद आ जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर वो अभी तो मुझे कुछ बीमारी नहीं थी, अब तक मैं काम कर रहा था, अभी 6 महीने घर बैठा हूँ तो मुझे डायबिटीज हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, अब तक नहीं हुआ, आज क्यों हुआ? तो उसका निदान ये है कि अब तक आपकी जो स्वाभाविक कफ प्रकृति थी, उसमें का जो प्रत्यंक्षीयते श्लेष्मा होना चाहिए था, वो हो रहा था आपकी भागदौड़ के कारण। अब नहीं हुआ है तो संचित हो रहा है। जो प्रत्यंग क्षीण क्षीण होने वाला श्लेष्मा क्षय हो रहा है, तो अतिसंचित हुआ जो कफ है वो तो व्याधिकर होगा ही ना। तो आप इसलिए अभी आप भागदौड़ नहीं करते तो उतना कफक क्षय होने तक का आप कुछ खेल लीजिए, नहीं तो कुछ शरीर आयास जनक कर्म कर लीजिए, ताकि आप पुराने समय में जितना कफक क्षय होता था उतना रोज हो सके, ताकि आपको ये डायबिटीज हो या ऐसे कुछ बाकी बीमारियां ना हो। ये भी हमारा एक अगला करियर का एक गाइडेंस का एक हो सकता है। अभी ये भी हुआ एक चर्चा। अभी हम देखते हैं कि वैद्य लोग अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तो मैंने कहा, एक वैद्य या 2-4 वैद्य मिलकर क्रीड़ा प्रकार का प्रकृति परीक्षण कर सकते हैं, तदनुसार मार्गदर्शन कर सकते हैं। उसके अनुसार आहार का एक विमर्श कर सकते हैं, बल परीक्षण कर सकते हैं, आप अति व्यायाम का परीक्षण कर सकते हैं। इतने सब आप वैद्य होके अति व्यायाम लक्षण बताइए आपके, उसके परीक्षण कर सकते हैं। जो आया है, जो क्रीड़ा प्रकार कर रहा है, उसमें उसके कुछ अतिरिक्त शक्ति नहीं खर्च हो रही ना, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। अगर हो रही तो क्या करना है, और ना हो इसलिए क्या करना है, दोनों का मार्गदर्शन अब हम कर सकते हैं। अब थोड़ा समय है तो मैं कुछ अनुभव बताना चाहूंगा। संस्थात्मक जो स्तर है उसमें संस्था है ज्ञान प्रबोधिनी, मुख्यतः पुणे में है, लेकिन उनका एक केंद्र पुणे के पास ही निगड़ी है, वहां पे है। वहां पे गत 25 सालों से उनका क्रीड़ा कुल चलता है, यानी कि फोकस ऑन क्रीड़ा। उन्होंने आज तक बड़े नेशनल प्लेयर्स दिए हैं। मुझे लगता है कि भारत भर के अगर स्कूल परफॉर्मेंस गिने जाए तो किसी एक स्कूल ने स्पोर्ट्स में अत्यधिक योगदान दिया हो, ऐसा ये निगड़ी का क्रीड़ाकुल होगा। वो बाकायदा स्कूलिंग करते हैं उनका, लेकिन फोकस होता है क्रीड़ाकुल। ठीक है, तो ये एक संस्था है, उसमें 25 सालों से आयुर्वेद ये उनका अभिन्न अंग है। वहां पे वो अलग अलग
पर काम करते हैं, आहार चिकित्सा, सिलेक्शन, यानी कि गेम के लिए जब लोग आते हैं तो उनको पर्याप्त गेम कौन सा है इसका सिलेक्शन भी वो कर लेते हैं। बता देते हैं कि आपके लिए अच्छा है। अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे यही खेलना है तो उसके अनुसार वो मार्गदर्शन भी करते हैं कि अगर आपको यही रास्ता चुनना है तो ये कर दीजिए, और वो सिलेक्शन कर लेते हैं। हाँ भी कहते हैं, ना भी कहते हैं, जो दोनों भी कहते हैं। कुछ परीक्षण भी करते हैं, उसके अनुसार उनकी आहार विहार औषधि चिकित्सा भी वहां पे हो जाती है। अच्छा काम हो रहा है। वैयक्तिक स्तर पर अगर आप देख ले तो केरल में बहुत सारे वैद्य करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। यद्यपि मैं किसी को मिला नहीं आज तक, लेकिन मैंने देखा है कि सुना है कि वो करते हैं अपने आप में। और किसी ने मुझे बताया कि उनके बाकायदा बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल भी है, पुणे भी में भी, और कुछ मेरे दोस्त है वो भी छोटे मोटे स्तर पर ऐसे। मैंने तो एक देखा था कि ओलंपियंस उनके पास आए थे रिहेबिलिटेशन के लिए। अच्छी बात है, अभिमान की बात है। एक अच्छी तरीके से पूरा आयुर्वेद ही करने वाली एक वैद्य है अमृता जी, निकटे में रहती है। उन्होंने, उनकी तो सीखते समय से ही रुचि रही है क्रीड़ा में। वो अच्छी खुद वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी है। तो उन्होंने तो सुपर लीग फुटबॉल में भी काम किया है वैद्य के तौर पर। फुटबॉल की टीम की वो आयुर्वेद मार्गदर्शक थी, योग मार्गदर्शक थी और आहार मार्गदर्शक थी। वो टीम के साथ रहती थी, मुझे लगता है 2 या 3 साल तक वो रहती थी। सिलेक्शन में भी उन्होंने कुछ मदद की थी, कबड्डी में भी उन्होंने काम किया है। अब उन्होंने बल परीक्षण का कुछ एक स्केल बनाया है, अति व्यायाम का एक स्केल बनाया है। ये उनका इंडिविजुअल काम है और उन पर उनको इनके डॉक्टरेट है। अच्छा काम है। तो ये आप बाकायदा इस्तेमाल कर सकते हैं जो उन्होंने जो स्केल बनाया है वो। नहीं तो अगर आप चाहे तो उसकी आधार पर अपना अपना कुछ अलग अलग काम भी कर सकते हैं। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, हॉराइजन्स ऑफ स्पोर्ट्स आयुर्वेद। बड़ा अच्छा पुस्तक है, जिनकी रुचि है वो जरूर पढ़ ले पुस्तक को, अच्छा है। और मुझे लगता है अगले महीने वो जो ऐसे नए कुछ वैद्यों के लिए कार्यशाला भी वो कंडक्ट कर रही है, जिसमें ऐसे कुछ हमारे दोस्त है, एक मंगेश देशपांडे जी है। उन्होंने पूरा ऑर्थो आयुर्वेद ऐसा एक नई ब्रांच शुरू की है। एक हमारे हरीश पाटनकर जी है, उन्होंने केश आयुर्वेद एक नवीन ब्रांच अपनी शुरू की है। ऐसे विशेषता बनाए हुए वैद्यों से, और वो अमृता जी खुद है जिन्होंने स्पोर्ट्स आयुर्वेद का एक अपना एक अच्छा नाम बनाया है, वो भी मार्गदर्शन कर सकती है। तो आप स्पोर्ट्स में जिनका इंटरेस्ट है वो अमृता जी से और ज्ञाना प्रबोधिनी से आप मुलाकात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। ज्ञाना प्रबोधिनी तो संस्था है, आप शायद वहाँ पे उनको पूछकर वहाँ पे भी काम भी कर सकते हैं, उनके साथ कर सकते हैं, वहाँ भी काम कर सकते हैं, जो भी हो आप। तो ये सब हो गया कि अब थोड़ा एक पुनरावलोकन कर लेते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। पहली बार तो हमने देखा कि स्पोर्ट्स आयुर्वेद है क्या। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं ये एक उपांग है, आयुर्वेद के सूत्रों का ही अतिदेश या हेतुअर्थ है। क्रीड़ा विषय की ऐतिहासिकता देखी, आयुर्वेद में 2 स्तर पर हम चिकित्सा इसका एक ये कर सकते हैं कि स्वास्थ्य रक्षणार्थ व्यायाम तथा निदान या चिकित्सा के लिए व्यायाम। अब ये निदान के लिए व्यायाम की क्या है, तो बलम व्यायाम शक्ति परिषद, ये विमर्शन में आया है तो उसका विवरण मैं नहीं करूंगा। लेकिन निदान के लिए व्यायाम शक्ति का परीक्षण होना जरूरी है। आलस्य का निदान हो या कुछ किसी भी व्याधि में बल का परीक्षण करना है तो आपको व्यायाम की जानकारी होनी जरूरी है। अनेक व्याधियों में हमें बल का परीक्षण करना ही पड़ता है, चाहे संदिग्ध वात हो, आमवात हो, अम्लपित्त हो, ग्रहणी हो, बल का परीक्षण, शारीर बल का तो परीक्षण करना ही पड़ता है। तो आयुर्वेद का हमारा सोच, आयुर्वेद की सोच 2 स्तर की है। एक तो हम स्वास्थ्य रक्षण के लिए, जैसे कि मैंने कहा, संक्रमण हो या प्रतरण रूप व्यायाम हो,
इस स्तर पर चर्चा होती है। निदान तथा चिकित्सा रूप में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रीड़ा विषय में हमने तीसरा मुद्दा देखा कि आज क्या क्या हो रहा है। उसमें क्षमता प्रदर्शन होता है, स्वास्थ्य रक्षण होता है, और अभी तो एक और भी बात है कि क्रीड़ा विषय में लोग अभी आप उपजीविका कर रहे हैं, यानी वो प्रोफेशनल क्रीड़ापटु बन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल बन रहे हैं तो उनको हमें अलग सा मार्गदर्शन करना पड़ेगा। ये भी एक उतनी सच्ची बात है, तो ये भी हम दे सकते हैं। अभी आज का स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या क्या दे रहा है ये भी हमने थोड़ा सा देख लिया कि स्वास्थ्य रक्षण के लिए वो मार्गदर्शन करते हैं, विकारों की चिकित्सा करते हैं, विकार जन्य विकृतियों की चिकित्सा करते हैं, और अति व्यायाम के कारण होने वाले उपद्रवों की रक्षण तथा चिकित्सा करते हैं। उसके बाद हमने देखा हम क्या दे सकते हैं, तो ये बड़ा कैनवास है। तो हम क्या क्या दे सकते हैं, तो प्रकृति परीक्षण कर सकते हैं, खेल का भी कर सकते हैं, व्यक्ति का कर सकते हैं, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपकी प्रकृति ये है, आपकी सत्व प्रकृति ये है, आपकी सारता प्रकृति ये है, तो आप ये गेम चुन लीजिए। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे मेरी प्रकृति कौन सी भी हो मुझे यही करना है, तो उसके अनुसार आप उसको कुछ टिप्स दे सकते हैं, आहार विहार या औषधि की, ये भी आप कर सकते हैं। जो गलत व्यवहार हो रहे हैं, एनहांसर जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं या कुछ डोपिंग वगैरह हो सकता है, उसमें आप कुछ पर्याप्त उसके पर्याय दे सकते हैं। आहार के या विहार के दवाइयों की देने की जरूरत नहीं है। और वैद्य लोग अगर इकट्ठा आ जाए तो पूरे एक नई स्पेशलिटी इसमें बन सकती है। इतना उसका एक पर्याप्त उसका पोटेंशियल बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने देखा कि अब तक क्या क्या हुआ है, तो 2-3 स्तर पर काम हुआ है कि प्रत्यक्ष क्षेत्र पर चिकित्सा लोग कर रहे हैं, आघात की कर रहे हैं, अति व्यायाम की चिकित्सा कर रहे हैं, जो भी रचना या क्रिया विकृति है उसकी कर रहे हैं, ऑन फील्ड कर रहे हैं, क्रीड़ापटुओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपको क्रीड़ा प्रकार चुनिए, ये चुनी क्रीड़ा के लिए मार्गदर्शन करिए। और मार्गदर्शन 3 स्तर का होता है, ड्यूरिंग द गेम्स एंड ऑफ साइड ऑफ टाइम। ये 2 स्तर पर होता है ना, कि कंपटीशन टाइम एंड नॉन कंपटीशन टाइम। कि कंपटीशन में अगर उनको आप आहार का बताते हैं कि चलो रोज आपको एक 100 ग्राम चीज खाना है, किसी वेट लिफ्टर है, और आपका ये उसका एक परीक्षण हो जाता है, उसके बाद आप कहते हैं कि आपका ये प्रतिदिन इतना श्लेष्मक क्षय हो रहा है, तो आपको रोज 100 ग्राम चीज खाना है या 150 ग्राम पनीर खाना है। अगर यही उपक्रम आपको नॉन कॉम्पिटिशन टाइम में बताओगे तो कफवृद्धि और मेदवृद्धि की चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी। तो ये भी उसके 2 स्तर है कि क्रीड़ापटुओं का मार्गदर्शन, आहार का, विहार का और औषधि का, कंपटीशन टाइम, नॉन कंपटीशन टाइम, ये एक अलग फ्रेमवर्क होता है। प्रशिक्षकों के साथ संवाद कर सकते हैं, उनका प्रशिक्षण आप कर सकते हैं संवाद करने के बाद। ये कर सकते हैं आप, ये हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आप भी कर सकते हैं। और आगे का रास्ता क्या है, आगे का रास्ता क्या है, तो बड़ा अच्छा रोड मैप है। स्वास्थ्य परीक्षण कर सकते हैं आप, उसके साथ, क्योंकि मैंने कहा जैसे कहा कि चिकित्सा की द्रव्यों पर खर्चा करना किसी को अभी इतना आसान नहीं रहा है। तब आप देख लीजिए, आप खुद वैद्य है, क्या आप खुद चाहोगे कि अपने आप पर पंचकर्म के लिए हर साल इतना खर्चा हो? मुझे नहीं लगता। तो आप भी प्राधान्य अगर दोगे तो रुग्णों को भी दे दीजिए ना कुछ सलाह, कि जरूरत है तभी चिकित्सा करेंगे ना आप। मेरे कार लेने के लिए आपको चिकित्सा करने की जरूरत नहीं। ये भी एक अच्छा एथिकल प्रैक्टिस का एक उदाहरण हो सकता है। तो ये कर सकते हैं आप, तदनुसार मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्रीड़ा की प्रकृति का मार्गदर्शन कर सकते हैं, आहार अलग अलग स्तर पर, इसको युक्तिकृत बल बोलते हैं, वो कर सकते हैं। बल परीक्षण कर सकते हैं आप, बल परीक्षण का स्केल है वो तो इस्तेमाल कर लीजिए या अपना अपना बनाइए, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। इकट्ठा काम करते हो तो एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। अति व्यायाम का परीक्षण जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया, ये वीकेंड वॉरियर जो है उनको रोकने की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ समुचित मार्गदर्शन जरूर कीजिए। तो इतना ये आगे का एक रोड मैप है। और मैंने आपको बताया कि संस्थात्मक स्तर पर ये ज्ञान प्रबोधिनी है, व्यक्ति स्तर पर अमृता जी कर रही है, बाकी भी कुछ लोग कर रहे हैं। अमृता जी का और मेरा बहुत ही पुराना परिचय, इसलिए मैं जरा उनका नाम प्राधान्य से ले रहा हूँ, लेकिन वो कर रही है। और भी कुछ वैद्य है, सबके नाम मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे सबसे परिचय नहीं है, लेकिन कर रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, सुनाई पड़ा है,
और कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ये तो मैंने सुना है। कभी कभी थोड़े उल्टे भी रिपोर्ट आ जाते हैं, लेकिन वो कम है संख्या में। अच्छा काम करने वालों की संख्या जरा थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो इतना हम सब लोग काम कर सकते हैं, आपकी एक पूरी की पूरी स्पेशलिटी बन सकती है। अभी थोड़ा ऐसा हुआ है कि ये पुणे में तो हो रहा है, एक जागृति भी है, लेकिन आप देख लीजिए कि तालुका स्तर पर भी कुछ कबड्डी के संघ होते हैं, खो खो के संघ होते हैं, अच्छे अच्छे वहाँ पे ये होते हैं कि अब मैं कहीं गया था, ऐसे ही घूमने गया था, समुद्र के तट पर गया था, तो मैंने देखा वहां पे ये कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, दंड कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद वो एक गोला लेके आए, लोहे का गोला। तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं भैया? तो बोले नहीं, हम पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा कहाँ से सीखा आपने? नहीं नहीं, सिर्फ यूट्यूब पर देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो मैं तो वैद्य रह चुका वैद्य हूँ, तो मैंने कहा जिस तरीके से आप खड़े हो रहे हैं तो आपके लोअर बैक में पीड़ा तो होने वाली है। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करें? मैंने कहा अभी मैं तो आज जा रहा हूँ घर, आप वहां के अगर कोई स्थानिक वैद्य है तो उसको पूछ लीजिए कि मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ, ये 4 किलो या 5 किलो का जो भी हो उसका वो गोला हो ऐसे उठाता हूँ, या जो भाला रहता है जेवलिन उसका थ्रो करता हूँ, तो उसका बैलेंस ऐसा होता है। तो मैं क्या करूँ? ये आपके स्थानिक जो वैद्य है उनको पूछिए, आप वो बताएंगे रचना शरीर का अध्ययन करके। तो कहने का तात्पर्य है कि तालुका स्तर पर भी आपका काम हो सकता है, इतना इतना पोटेंशियल इसमें जरूर है। तो ये आप इतना सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। तो मुझे 5:30 तक का समय दिया था, मुझे लगता है मेरा व्याख्यान अब बहुत हो गया। अगर आपको कुछ सवाल पूछने और एडमिन साहब की अगर अनुमति है तो जरूर पूछिए, और भी कुछ और बातें मैं बता देता हूँ कि यूट्यूब पर मेरा चैनल है, उसका नाम है श्री बावड़ेकर, SHRIBAVADEKR। उसमें स्पोर्ट्स आयुर्वेद के ऊपर कुछ व्याख्यान मेरे उपलब्ध है, बाकी भी विषयों पर है, आपको सुनना है तो जरूर सुन लीजिए। और ये बुक पढ़ लीजिए आप, हॉराइजन्स ऑफ स्पोर्ट्स आयुर्वेद, अमृता जी का पुस्तक है, अमृता देशमुख उनका नाम है। आपको उनसे ही संपर्क करें, आप उनको मिल जाएगा। और कुछ अच्छे लेख है, हम हमारे वैद्य विलास जी नानल थे, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन विलास जी नानल के क्लिनिकल परीक्षण के बहुत अच्छे पुस्तक है, 5 अंग्रेजी में है वो, इनके मराठी में नहीं तो सबको समझ में आ जाएगा। विलास जी का रचना शरीर का अध्ययन बड़ा ही गहरा था, और उन्होंने क्लिनिकल परीक्षण, मांस परीक्षण, अस्थि परीक्षण, इस पर जो विवरण किया है, बिल्कुल अगर आपको स्पोर्ट्स में कुछ काम करना है तो एक प्री रिक्विजिट समझ लीजिए कि उनके पुस्तकों को अध्ययन करना। वो पुस्तक भी आपको मिल जाएंगे, नानल जी से संपर्क कीजिए आप। विलास जी के सुपुत्र है आशुतोष जी नानल, उनके पास ही आपको उनके पुस्तक मिल जाएंगे, बड़ी ही सुलभ भाषा में, विद्वत्ता प्रचुर ऐसे पुस्तक है उनके, वो आपके लिए पढ़ना बिल्कुल एक जरूरी है। संस्थात्मक काम आपको करना है, ज्ञान प्रबोधनी में चले जाइए, वैयक्तिक मार्गदर्शन लेना है, अमृता जी से ले लीजिए, या और भी कुछ वैद्य है यहाँ, उनसे ले लीजिए, उनके अनुभव सुन लीजिए, तो इतना सब हो सकता है। अगर आपको मुझे कुछ पूछना है तो मेरा फोन नंबर तो है, एक मैसेज भेज दीजिए ताकि आपको मैं पर्याप्त समय दे सकूं। नहीं तो आप क्लिनिक के समय में करोगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपसे संवाद करना मेरे लिए अच्छा रहता है। एक फुर्सत से जरा थोड़ा समय निकाल के, नहीं तो आप अपनी समस्या मुझे भेज सकते हैं। ज्यादातर मैं शनिवार या रविवार को उसकी उत्तर देता हूँ, और स्पून फीडिंग में नहीं करूंगा, ये भी एक बात है, स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं हो जाएगा। सूत्र बता दूंगा, उसके आधार पर आपको चर्चा करनी है, उस पर आगे भी चर्चा हो सकती है। और एक प्रार्थना, अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते तो कृपया आप कहाँ मिले थे और कौन है आप, ये भेज दीजिए, नहीं तो मैं आप पर ध्यान नहीं दूंगा, गड़बड़ हो जाता है। और फेसबुक पर अगर आप रिक्वेस्ट भेजे तो बहुत सारी बार ऐसे होते हैं कि रिक्वेस्ट तो भेज देते हैं लेकिन प्रोफाइल लॉक रहता है, तो मुझे पता नहीं चलता ये कौन भेजा है, किस लिए भेजा है, तो मैं स्वीकार नहीं करता। तो जरा मैसेज भेज दीजिए कि मैं ये हूँ, और इसलिए आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, ताकि आप पर थोड़ा संवाद करने में मुझे आसानी हो जाए। तो एडमिन साहब को धन्यवाद,
हमारे हर्षल सर जी को भी बहुत धन्यवाद। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर ऐसा रहेगा तो हम लास्ट 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं क्या साहब? हाँ नहीं, अभी मुझे 5:30 तक का समय दिया था आपने, तो ठीक है, पर आप पूछ लीजिए किसी को अगर पूछना है तो। चलेगा सर तो। हेलो। यस 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 मैडम, आप पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। वात जरा प्रकृति का पेशेंट नाम है बताइए और आपका। वो डॉक्टर अर्चना समाज। अच्छा, बोलिए अर्चना जी। हाँ, वात पित्त प्रकृति का पेशेंट है और वो अभी कराटे खेल रही है, तो मतलब क्या मार्गदर्शन? अर्चना जी, मुझे सुना ही नहीं दिया। प्रकृति पेशेंट की मतलब जो बच्ची खेलती है प्रकृति है वात पित्त, और वो कराटे का खेल खेलती है, कराटे। एक बच्ची है और वो कराटे तो खेलती उसमें है। कुछ, हाँ हाँ, तो उसके लिए अच्छा गेम हो सके, इसलिए कुछ खान पान में या कुछ चेंज कर, या क्या रहना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए अभी तो ये अर्चना जी, मैं यहाँ पे बैठ कर कैसे बताऊं आपको? आपको ही तय करना पड़ेगा, उसकी प्रकृति तय कर लीजिए जो बच्ची है आपकी, और उसके अनुसार आप उसकी हाँ दोषिक विकल्पना कर लीजिए, और उसका जो व्यायाम का हो रहा है व्यायाम की भी विकल्पना कर लीजिए। उसका दोषों पर क्या असर होता है वो एक टेबल पर रख लीजिए, और उसके अनुसार आप आहार विहार और औषधि की चिकित्सा कर लीजिए। इतना ही सूत्र रूप में कह सकता हूँ। जब तक मैंने पेशेंट देखा नहीं तो मैं क्या, इतनी तो सिद्धि मेरे पास है नहीं। आप कर लीजिए, आप कर सकती हो। अगर कोई उसमें दिक्कत आ जाती है तो मैं बताऊंगा। मतलब कुछ स्पेसिफिक करना है क्या कि गेम अच्छा हो जाए इसलिए? देखिए अर्चना जी, आप सवाल तो पूछ रही है, मुझे भी आपको जवाब देने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक ऐसा है कि प्रति व्यक्ति विशेष रहता है अपना आयुर्वेद, तो मैं यहाँ से बिना कुछ देखे बिना कुछ पूछे सवाल करना ये तो एथिकल नहीं होगा। आप थोड़ा बहुत काम कर लीजिए उस पे। अगर कहाँ रहती है आप? पुणे में रहती है तो जरूर मिलेंगे और बात करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी की भी, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। तब तक सर एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कि सर स्विमिंग की क्या प्रकृति होगी। एक ये हमारे सामने क्वेश्चन था, और दूसरा वेट बढ़ाने के लिए क्या दिया गया। ऐसे दो क्वेश्चन हमारे सामने चैट बॉक्स में हाँ दिए। अच्छा, तो पहले स्विमिंग की बात कर लेते हैं। स्विमिंग पे आप देख लीजिए, प्रकृति तय करनी है तो आपको थोड़े कष्ट करने पड़ेंगे। मैं स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करता, आज तक नहीं किया, इसके आगे भी नहीं करूंगा। तो स्विमिंग में आपको तय करने के लिए मुद्दे कौन कौन से हैं? तो मुख्यतः 4 स्ट्रोक होते हैं। फ्री स्टाइल होता है, बैक स्ट्रोक होता है, बटरफ्लाई होता है, और ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है। तो बटरफ्लाई में आपकी एक रचना, शरीर क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है। आपको नीचे जाके एक ऊपर जंप लगानी पड़ती है। ब्रेस्ट स्ट्रोक में आपको देख ले तो सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। हाथों का एक हाथ ऐसे जाना, उसी समय पैर ऐसे जाना, और ब्रीदिंग का पैटर्न। फ्री स्टाइल में आपको हाथ ऐसे डालना, उसका एंगल और ब्रीदिंग पैटर्न, और पैर का एक कंटिन्यू हिलते रहना। ठीक है ना? स्विमिंग आप जब कर लेते हो तब पैर कंटिन्यू ऐसे हिलते रहते हैं फ्री स्टाइल में, और सिर्फ हाथ और अपनी, शायद कभी कभी एक 10 स्ट्रोक लगाने तक चेहरा इधर ही रहता है, नहीं तो हर स्ट्रोक पर भी चेहरा इधर उधर कर सकते हैं, जैसे कि उनके गुरुजी बताते हैं। तो ऐसे ये एक उनके रचना का अध्ययन कीजिए। दूसरी बात, वो ज्यादा से ज्यादा समय पानी में बिताते हैं। ठीक है? तो पानी में बिताते हैं तो पानी में 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बिताने का मूल वात प्रकृति पर असर क्या होने वाला है, मूल पित्त प्रकृति पर असर क्या होने वाला है, मूल कफ प्रकृति पर असर क्या होने वाला है, इसका भी एक समीकरण आप लिख लीजिए। ठीक है?
और उसके बाद आपको हर एक व्यायाम पद्धति की, हर एक स्विमिंग की एक प्रकृति आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अभी दूसरा पूछा था वेट बढ़ाने के लिए क्या किया, उस स्पेसिफिक पेशेंट को मैंने विरुद्धार दे दिया था। लेकिन अगर आपको ड्यूरिंग द कंपटीशन बढ़ाना है या ऑफ कंपटीशन टाइम बढ़ाना है, इसके अनुसार आपका आहार से बढ़ाना है या दवाई से बढ़ाना है, इस पर थोड़ा निर्भर हो सकता है, या आहार और औषधि मिला के बढ़ाना है। आहार औषधि पर मेरा एक पूरा यूट्यूब पर मार्गदर्शन है, आप जरूर सुन लीजिए। ऐसे बहुत आहार और औषधि के मिश्रण हमारे ग्रंथों में बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उसका आप इस्तेमाल भी वेट बढ़ाने के लिए कर सकते हो। जिसका जो बेसिकली अंडरवेट है उनको भी कर सकते हो, और जिसकी उस खेल के लिए वेट बढ़ाने की जरूरत भी कभी कभी होती है। जैसे कि अगर आप देखें जो शूटर जो होते हैं ना, उनका जो अटायर होता है ना, यानी कि उनकी राइफल 7 किलो की तो राइफल होती है। 7 किलो की राइफल आप देख लीजिए, आप हाथ में, दोनों हाथ में 1-1 लीटर पानी की बोतल ऐसे पकड़ के खड़े हो जाइए। ऐसे आपको दिखाई दे रहा है? हाथ दूर कीजिए, यहाँ से देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। हाथ ऐसे देख लीजिए और 1 मिनट के लिए हर दिन खड़े रहिए। 4 दिन में आपको पता चलेगा कि उनकी क्या हालत होती है। उसके बाद उनको फोकस करना है। ठीक है ना। अभी जो मैं कुछ वेपन्स करता हूँ, तो जो मेरे वेपन्स है वो उसका वजन है 1 से 1.5 किलो। अभी कुछ तलवारें ऐसी होती है कि जो काटती है, सब तलवारें काटती है, लेकिन कुछ तलवारें उसके एज से काटती है। अब वेस्टर्न जो बहुत सारी तलवारें हैं वो ऐसे क्रॉबिंग करती है, तो उनका स्टाइल अलग है, उनके लिए रचना शरीर अलग होगा। तो उसके अनुसार अगर किसी को, आप देख लीजिए कुश्ती है तो आपको पर्याप्त वजन होना चाहिए। अगर आपको ये अटायर ही आपका, या आपको फेंसिंग वगैरह करना है, तो आपका वो अटायर जो होता है ना, उसका ही वजन खुद बहुत होता है। तो उसके अनुसार अगर आप दुबले पतले हैं तो ये 7 किलो की राइफल पकड़ के ही आप थक जाओगे। उसके लिए आपका वेट एक होना जरूरी है, और वेट में मांसने मेद जाना होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स होना चाहिए। उसके अनुसार आप उसका वजन बढ़ा सकते हैं। और बेसिकली जो अंडर वेट है उसका तो वजन आप उसकी प्रकृति के अनुसार आहार से या विहार से बढ़ा सकते हैं। अभी किसी ने पूछा था वो पुस्तक का नाम क्या है। पुस्तक का नाम है हॉराइजन्स ऑफ स्पोर्ट्स आयुर्वेद। वो अमृता जी है। आप एडमिन से उनका नंबर ले लीजिए, मैं उनको दे देता हूँ, वो आपको मिल जाएगा। उनके संपर्क कीजिए, वो आपको मिल जाएगा पुस्तक। और संस्थात्मक काम करना है अगर आपको, तो ज्ञान प्रबोधिनी में संपर्क कीजिए। और कुछ? नेक्स्ट। बिल्कुल। थैंक यू सर। सर मैंने टाइप भी कर दिया सभी के लिए, यही बुक है ना। नेक्स्ट, और किसी के कुछ प्रश्न हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। लास्ट हम लोग कुछ सेकंड वेट कर दे, अगर आपके कुछ सर क्वेश्चन। यस प्लीज प्लीज। सर मोबाइल नंबर मिलेगा श्री सर का? बिल्कुल बिल्कुल। मोनिका जी, यस सर। ये पुणे का हूँ मैं। तब पुणे के लोगों की प्रकृति आपको शायद मालूम होगी कि दोपहर 1 से 4 तक किसी का भी फोन आ जाए ध्यान नहीं देते हम लोग। ओके तो जरा पहले आप मेरा फोन नंबर ले लीजिए, लेकिन पहले कुछ मैसेज भेज दीजिए ताकि मैं आपका नंबर सेव करूं। उसके बाद हम यस। समय तय करके बात कर सकेंगे। ओके सर। मैम वो हम आपको शेयर कर देंगे नंबर, ऑलरेडी ग्रुप में भी शेयर है। ओके सर। सो हम लोग इस सेशंस की एंड की तरफ लेते हैं। सर क्या हम एंडिंग ले लें इस सेशन की? यस, चलेगा। सो हम यहाँ पे रुकते हैं। मुझे एक बात ये जरूर लग रही है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हैं, लेकिन शायद आप पूछने के लिए हिचक रहे हैं कि क्या क्वेश्चन हम अभी पूछें कि सर को मैसेज करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट, जब भी आपके ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं और जब हमें अवसर मिला है इस तरीके से पूछने का, तो आप जरूर पूछिएगा,
क्योंकि कई बार जब हम मैसेज करते हैं तो सर को इतना शेड्यूल व्यस्त रहता है और जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसे ही सर के पास बहुत सारे लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो, लेकिन हर बार उस समस्या का समाधान मैसेज पे मिलना शायद मुश्किल होता है। सो इसीलिए अभी एक और क्वेरी आई है मनसा मैम की। तो मैम आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपने हैंड रेज कीजिए। हेलो, यस यस मैम। या आई एम डॉक्टर मानसा, बेंगलोर में हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, तो मैं ऋतु के अनुसार वो कुछ ग्रीष्म और शरद ऋतु में व्यायाम तो निषिद्ध है ना, तो अभी तो यहाँ अति व्यायाम का बहुत पेशेंट्स मिलते हैं, तो इसका हम कहाँ से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं? स्कूल से ही स्टार्ट होता है, बच्चों को वेट ज्यादा ये करना शुरू करते हैं, और माँ बाप तो आके पूछते हैं ऐसा कर सकते हैं या नहीं करके, बहुत यंग एज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारा प्रश्न है, एक क्लास तो काफी नहीं होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा होता है कि आज का पहला लेक्चर था, तब मुझे एक थोड़ा व्यापक इसका परिप्रेक्ष्य दिखाना था कि कितना बड़ा इसमें पोटेंशियल है। तो इसके लिए अभी उसकी सूक्ष्म सूक्ष्म विकल्पना है। तो मैंने जैसे कहा कि अगर आप मेरा गला नहीं दबाओगी तब तक मैं रुकूंगा नहीं, इतना समय मुझे भी नहीं है और आपको भी नहीं है। तो ऐसे जब विकल्प आ जाएंगे आप जरूर भेज दीजिए मुझे। ओके। या तो आप खुद कुछ डिजाइन कर सकती है और उस पर चर्चा हो सकती है, नहीं तो अगर आप डिजाइन करने के लिए भी मेरी मदद चाहिए तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। जरूर चाहिए सर, मेरे दोनों बच्चे वो फुटबॉल में हैं, बहुत ख्याल रखना चाहती हूँ, और पेशेंट्स का भी बच्चे बहुत स्पोर्ट्स में हैं। हाँ, यानी आपका वैद्य का भी अधिकार है और माँ का भी अधिकार है। सर चलो अच्छा है, अच्छा काम कर लोगी आप। ओके सर, मैं जुड़ना चाहती हूँ और आपका सहायता मुझे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच।